अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है अ यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। ठीक है, अ यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़ क्लास 4th एसएसटी। तो सबसे पहले हम इसको कंटेंट ओपन कर लेते हैं और आपका सिलेबस बता देते हैं। तो बच्चों, जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी PA6 PA2 का पहले हमने सिलेबस बता रखा है। चलिए एक बार और देख लिए। PA2 का सिलेबस क्या है बच्चों आपका, जो PA2 में आने वाले हैं वो कौन कौन से चैप्टर हैं। वो हैं आपके चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12। 1 2 3 4, ये 4 चैप्टर आपके किस में आ रहे हैं बच्चों? ये आपके आ रहे हैं PA2 में। किस में? PA2 के अंदर ये आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 10 हमने पढ़ लिया है, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 ये हमारे 2 चैप्टर बाकी रह गए हैं, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 11 अवर इंडस्ट्रीज़, और ये पढ़ेंगे हम पार्ट नंबर 11 में। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 9 पार्ट 9 में कंप्लीट किया, उसके बाद चैप्टर नंबर 10 किया था, वो पार्ट 10 में किया था, और आज हम जो करेंगे वो करेंगे चैप्टर नंबर 11। ये स्टार्ट होगा हमारा पार्ट नंबर 11 में। चैप्टर नंबर हमारा 11 किस पर है, किस पेज पर है? पेज नंबर 68 पर है। तो पेज नंबर 68 ओपन कर लिए, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर अवर इंडस्ट्री, पेज नंबर 68। ठीक है स्टूडेंट्स, पेज नंबर 68 ओपन कर लिए यहाँ पर, और ये हमारा देखिए चैप्टर का नाम क्या है हमारा, अवर इंडस्ट्रीज़। और बच्चों जैसे कि भी मैंने यहाँ बताया, पार्ट कौन सा है हमारा? ये पार्ट नंबर 11 है। क्या है? पार्ट नंबर 11 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पार्ट नंबर 11 मेंशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम पार्ट नंबर 11 लिख देंगे। तो यहाँ पर आप लोग भी सभी यहाँ पर क्या करिए, पार्ट नंबर 11 लिख दिए। तो यहाँ पर पार्ट 11 मेंशन कर दिए। चलिए, और आपको जो खुद अपने आप एक काम करना होता है वो क्या होता है, आपको डेट लिखना। डेट आपको यहाँ पर खुद अपने आप लिखनी होती है। कौन सी? जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर डेट लिखनी है आपको। ठीक है, मतलब जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर आए उस दिन जो तारीख होगी उस दिन की यहाँ पर आप डेट लिख दिएगा। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा कौन सा है? चैप्टर नंबर 11 अवर इंडस्ट्रीज़। तो बच्चों, आपने इंडस्ट्रीज़ के बारे में तो सुना ही होगा। इंडस्ट्रीज़ किसे कहते हैं, इंडस्ट्रीज़ क्या है, अपनी तो कभी वर्ड तो सुना होगा इंडस्ट्रीज़। तो ये जो वर्ड सुना है इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ होती क्या है, क्या होती है इंडस्ट्रीज़? तो इंडस्ट्रीज़ को आप ये भी कह सकते हैं एक फैक्ट्री मान लीजिए, जिसमें जो है किसी न किसी बेस पर काम होता हो, चाहे वो हाउस होल्ड चीज़ें बनती हों, उसमें मशीनें बनती हों, ठीक है, टूल्स बनते हों, औजार बनते हों, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया के अंदर। चलिए 1 बाय 1 यहाँ पर पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। वी यूज़ अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन अवर डे टू डे लाइफ। ये कह रहे हैं हम लोग बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट जो है, बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, मतलब अपनी ज़िंदगी के हर दिन में बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा हम अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी साइकिल चला रहे हैं, कभी बाइक चला रहे हैं, कभी कार से जा रहे हैं, ठीक है, कोई एरोप्लेन से जा रहा है, कोई हेलीकॉप्टर में बैठ रहा है और कोई नाव में बैठ रहा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्विंग मशीन चला रहे हैं, कोई रेफ्रिजरेटर चला रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई ओवन चला रहा है। ठीक है, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं हमारी दुनिया में, हमारी ज़िंदगी में, जो कि हम रोज़ अलग अलग दिन, हर डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, उन्हें यूज़ करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर है ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट अवेलेबल टू अस इन देयर नेचुरल फॉर्म। और बच्चों, ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास, सारी चीज़ें हमारे पास जो मौजूद हैं, अब जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारे प्रोडक्ट जो हैं हमारे पास नेचुरल फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में, नेचुरल जैसे नेचुरली वो होता है, नेचुरली मिलता है, उस फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। मतलब जो हम सारी चीज़ें डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, हर दिन जो हम अपनी ज़िंदगी में चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें बच्चों वैसे के वैसे नहीं मिलती, जैसी वो कुदरत ने बनाई हो। ठीक है, जैसी वो कुदरत ने बना के छोड़ी हो, वैसी की वैसी हम चीज़ें वो इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अब जैसे क्या है, हमारा साबुन है, तो साबुन जो है, हमारा जो सोप होता है बच्चों, वो क्या नेचुरल में ऐसी थोड़ी ना उगता है, पेड़ पर थोड़ी ना उगता है, वो तो बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर उससे केमिकल निकाल के फिर सोप बनाया जाता है। तो वो रॉ मटेरियल्स उसका जो है नेचुरल चीज़ों से मिलता है, फिर वो बना के उसे फर्निश करके अच्छे से तैयार करके फिर हमारे लिए बेचते हैं। तो वो नेचुरल फॉर्म नहीं है हमारे पास, नेचुरल फॉर्म नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये नीम का साबुन है, ठीक है, ये नीम वाला साबुन है। तो अब उसके अंदर नीम वाला साबुन मतलब ये थोड़ी ना है कि वो नीम ही हम घिस रहे हैं पूरा बॉडी पर, या नीम से ही हम अपना चेहरा धो रहे हैं। वो नीम वाला साबुन मतलब नीम को इस्तेमाल करके साबुन बनाया गया है, सोप बनाया गया है। तो वो नेचुरल फॉर्म नहीं है नीम की। ठीक है, नीम से बना हुआ एक प्रोडक्ट है हमारे पास, जो कि हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, ना कि वो नेचुरल फॉर्म है। तो यही कह रहे हैं
ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट अवेलेबल टू अस इन देयर नेचुरल फॉर्म्स। ये जो सारे प्रोडक्ट जो हम अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में जो अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है। मतलब नेचुरल फॉर्म नहीं है। मतलब जैसा कि जैसा था वैसा कि वैसा नहीं मिलता आपको। जैसे कि कुदरत ने जैसा बना दिया वैसे ही आप उसे इस्तेमाल कर रहे हो। नेचुरल फॉर्म उसे कहते हैं बच्चों, जैसे कि मैंने कहा एक आम का पेड़ है, आप गए, आम तोड़ा, आम खाया। क्या? आम तोड़ा और आम ही खाया। तो जैसा उगा था वैसा ही खाया आपने, ठीक है। नेचुरल फॉर्म ही उसकी यूज़ करी। उसकी जो कुदरत वाली फॉर्म है, जो कुदरत ने उसे जैसा बनाया है वैसा ही उसे आपने इस्तेमाल किया, ना कि आम को आपने कोई और चीज़ बनाई हो या खाई हो। अब आम से बनी हुई टॉफ़ी है जैसे बच्चों, तो टॉफ़ी में आम का टेस्ट तो आएगा। जो हमारी टॉफ़ी होती है, कैंडीज़ जो होती हैं, उसमें आम का टेस्ट तो आएगा, मगर वो असली आम थोड़ी नहीं होगा, नेचुरल फॉर्म थोड़ी नहीं होगी। तो वो क्या है, उससे उसका वो प्रोडक्ट लेके उसे एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके तब वो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है, तब वो हमारे पास आते हैं। तो जो हम सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं बच्चों, वो नेचुरल फॉर्म में नहीं होती हैं हमारे पास। दे हैव बीन प्रोसेस्ड, वो क्या हो चुकी होती हैं, वो प्रोसेस हो चुकी होती हैं इन इंडस्ट्रीज़ टू मेक देम सूटेबल फॉर बीइंग यूज फॉर बाय अस। वो जो सारी नेचुरल चीज़ें हैं जो कि हमारे पास आती हैं, फर्निश होके, प्रोसेस होके, उसके अंदर चेंजेस करके, वो जो है पहले जो है इंडस्ट्रीज़ में जाती हैं, उसे प्रोसेस किया जाता है, उसके ऊपर काम किया जाता है। काम करने के बाद उसमें चेंजेस लाने के बाद उसे इस लायक बनाया जाता है कि हम लोग उसे इस्तेमाल कर पाएँ। क्या? हम लोग उसे इस्तेमाल कर पाएँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो बच्चों, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे जो है कुछ इंडस्ट्रीज़ में, अब या तो फिर हम लकड़ी की बात ले लेते हैं। पेड़ होता है, जैसे अगर हम पेड़ को डायरेक्ट काट के घर में रख लेंगे तो इस्तेमाल थोड़ी ना कर पाएंगे बैठने के लिए, उठने, उसमें लेटने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसे पहले उस पेड़ को काटा तो है हमने, मगर उसे अब हमें पहले उसे बेड बनाना पड़ेगा, तब हम लेट पाएंगे, ठीक है। फर्नीचर बनाने पड़ेंगे, तो उसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसे प्रोसेस करना पड़ेगा, उसे पहले हमें उस लायक बनाना पड़ेगा कि हम उसे इस्तेमाल कर पाएँ। तो इंडस्ट्रीज़ में यही काम होता है। इंडस्ट्रीज़ में सारे जो रॉ मटेरियल होते हैं, जो हमारी नेचुरल चीज़ें होती हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वो उस इंडस्ट्रीज़ के अंदर जाती हैं और उस पर फिर लोग बाग काम करते हैं, उन्हें इस लायक बनाते हैं कि हम उसे इस्तेमाल कर पाएँ, ठीक है। हम उसे इस्तेमाल कर पाएँ, इस लायक बनाते हैं इंडस्ट्रीज़ में उन सारी चीज़ों को, किन सारी चीज़ों को, जो कि हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में, जो हमारा नेचुरली हमें मिल रहा है, कुदरत की तरफ से जो सारी चीज़ें मिल रही हैं। अब मैंने कहा हमारे पास आयरन ओर है, तो आयरन ओर डायरेक्ट ला के घर में थोड़ी ना लगा लेंगे। आयरन ओर अगर हमें डायरेक्ट लगाना है घर में, तो घर में डायरेक्ट थोड़ी ना लगा लेंगे। अगर कहीं घर बनता है तो आपने देखा होगा उसमें सरिया लगती हैं, तो सरिया भी लोहे की होती हैं, आयरन की होती हैं। तो वो सरिया पहले बनाई गई होंगी, तभी तो सरिया लगाई गई। तो वो पहले जो रॉड होती हैं, वो जो सरिया बनाई जाती हैं, घर में लगाई जाती हैं, उससे पहले तो उसे बनाना पड़ता है ना। वो कहाँ बनती हैं? कंपनियों में, इंडस्ट्रीज़ में। तो वो पहले इंडस्ट्रीज़ में आयरन के मटेरियल बनते हैं, ठीक है। जैसे आयरन के बर्तन हैं, कार है, स्कूटर है। अगर आपको स्कूटर चलाना है तो कहीं से लोहा खरीद के लाएंगे और चलाना शुरू तो थोड़ी नहीं कर देंगे। पहले क्या करेंगे, उस लोहे को कंपनी में ले जाया जाएगा, फिर वो कंपनी वाले उसके पार्ट्स बनाएंगे, उसे शेप देंगे, कट करेंगे, ठीक है, अलग अलग पुर्जे बनाएंगे बाइक के, फिर उससे बाइक तैयार करेंगे। तो पहले उसे इंडस्ट्रीज़ में क्या करा जाएगा, उसके ऊपर प्रोसेस किया जाएगा, उसके ऊपर काम किया जाएगा, फिर उसे इस लायक बनाया जाएगा कि इंसान यानी हम लोग उसे इस्तेमाल कर पाएँ, ठीक है। उसे सूटेबल बनाया जाएगा। यानी कॉटन ग्रोज एज अ प्लांट, बट टू कन्वर्ट इट टू अ पीस ऑफ क्लोथ इट हैज़ टू बी प्रोसेस इन एन इंडस्ट्री। ये कह रहे हैं जो कॉटन होता है वो कहाँ पर कैसे उगता है बच्चों? एज अ प्लांट उगता है। मतलब कॉटन जो हमारी रुई होती है बच्चों, उसका भी एक पौधा होता है। मगर अब आप सोचें कि अच्छा ये तो अच्छी बात है, कॉटन का पौधा होता है, हम डायरेक्ट तोड़ लेंगे। तो डायरेक्ट तोड़ के हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या? जो आपका रुई का पौधा होता है, रुई का जो प्लांट होता है, कॉटन का जो प्लांट होता है, आप सोचें कि आपके घर में कॉटन का प्लांट है, उसे तोड़ा और तकिए में भरा और इस्तेमाल करने लगे, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बट टू कन्वर्ट इट इन टू अ पीस ऑफ क्लोथ्स, उसे कपड़ा बनाने के लिए, पीस ऑफ क्लोथ्स में कन्वर्ट करने के लिए इट हैज़ टू बी प्रोसेस इन द इंडस्ट्रीज। उससे जो है पहले इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेस किया जाएगा, उसके ऊपर काम किया जाएगा कि वो कॉटन इस लायक बन पाए जिसे हम पहन सकें, कपड़े बना सकें जिसके, ठीक है। या जहाँ जैसे भी अगर हमें यूज़ करना है उसे, तो उस कॉटन को पहले जो है बहुत सारा उसके ऊपर काम करना पड़ता है, उसे सॉफ्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। उसके अंदर गंदगी होती है, वो सफाई करनी पड़ती है उसकी। तो कॉटन को पहले क्लीन करना पड़ता है। बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं इसमें, क्लीन करना, फिर उसे जो है अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करना, ठीक है, सॉफ्ट बनाना, गंदगी जो है वो साफ हटाना सारी। तो कॉटन ऐसे ही नहीं कि पेड़ से तोड़ा और डायरेक्ट हम इस्तेमाल कर लेंगे। पहले उसे फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज़ में भेजा जाता है कि उसके ऊपर प्रोसेस किया जाए, कुछ काम किया जाए जिससे वो इस लायक बन पाए कि इंसान उसे इस्तेमाल कर पाए या उसे कपड़े बना पाए,
तो ऐसी थोड़ी नहीं कि बस पेड़ से थोड़ा और कपड़े बनाना शुरू कर दिए या गद्दों में भरना शुरू कर दिया। उससे पहले क्या करना पड़ता है, उसे फैक्ट्रियों में यानी इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है। उस पर बहुत सारे काम होते हैं, पहले उसे इस लायक बनाया जाता है कि वो इस्तेमाल हो पाए। फिर है रबर इन इट्स रॉ फॉर्म इज ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीज बट टू कन्वर्ट इट इनटू टायर एंड ट्यूब्स ऑफ अ कार इट नीड्स टू बी प्रोसेस इन एन इंडस्ट्रीज। अब आपने सुना होगा रबर जो है हमारे रॉ फॉर्म में, मतलब रॉ फॉर्म छोड़िए अभी, रबर जो है हमारी पेड़ से मिलती है। आपने इतना तो सुना होगा कम से कम कि जो हमारी रबड़ होती है जिससे हम ट्यूब बनता है, हमारे बालों वाली जो लड़कियां रबड़ लगाती है, इलास्टिक जो लगाती हैं, ठीक है वो, और बहुत सारे ऐसी जो इलास्टिक चीज़ें होती हैं जैसे कि स्कूटर के, स्कूटी के, बाइक के टायर्स, ये सब, ठीक है, ट्रैक्टर के टायर्स, ये जो रबड़ होती है जिससे बनती है, ये कहाँ से मिलता है आपको, पेड़ से मिलता है। तो अब ये जो इरेज़र है, मतलब जो हम यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें, इरेज़र और बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारे जूते के सोल होते हैं, ठीक है, हमारे जूते के सोल होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रबड़ की बनी होती हैं बच्चों। तो ये जो रबर होती है ये कहाँ से मिलती है, ये हमें पेड़ से मिलती है बच्चों, और ये रॉ फॉर्म में होती है, कच्ची फॉर्म में होती है, जिसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि पेड़ से निकाला और जूते का सोल बना दिया, ठीक है, मगर जूते का सोल बनाया तभी तो। अगर हम सोचें कि पेड़ से निकाला डायरेक्ट हमने रबड़ बैंड बना दी, टायर बना दिया, ट्यूब्स बना दिए कार के, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बनाने से पहले उसके ऊपर बहुत सारा काम किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। उसे इस लायक बनाया जाता है कि वो टायर बन पाए, ठीक है, ट्यूब बन पाए वो, और जो भी हम चीज़ें उससे बनाना चाह रहे हैं वो उस काबिल हो पाए। आपने देखा होगा कि मार्केट में अलग अलग तरह के टायर आते हैं, ठीक है, कोई अच्छा टायर है, बेहतरीन टायर है, कोई उसकी अच्छी कंपनी का है, कोई बेकार कंपनी का है। तो ये सारी चीज़ें भी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं कि इंडस्ट्रीज़ किस हद तक कितना अच्छा टायर बना रही है, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ ने कैसा उसे प्रिपेयर किया है, उसके साथ कैसा काम किया, उसे किस लायक बनाया कि वो इतनी साल चल सके, ऐसे चल सके, वैसे चल सके, तो वो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर है। तो वही कह रहे हैं, सबसे पहले रबड़ जो है हमारा रॉ फॉर्म में बच्चों पेड़ों से मिलता है, ठीक है, पेड़ से मिलता है, जेल टाइप का होता है, वो गोंद टाइप का होता है। तो वो जो है जब उसे इकट्ठा कर लिया जाता है बकेट में या बाल्टी में, जिसमें भी, फिर उसे वो फैक्ट्रीज यानी इंडस्ट्रीज़ ले जाते हैं, उसके ऊपर काम होता है, उसे और हार्ड बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, ठीक है, इलास्टिक बनाते हैं उसे, और उसे फिर यूज़ करके टायर हैं, ट्यूब हैं और बहुत सारी ऐसी जो इलास्टिक चीज़ें हैं वो बनाते हैं। जूतों के सोल में, चप्पल के सोल में चप्पलें बनती हैं, ठीक है। फिर यहाँ आया कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू प्रोसेस गुड्स विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइज ह्यूमन एफर्ट एंड मशीनरी इज कॉल्ड एन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री किसे कहते हैं बच्चों? कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल को यूज़ करना, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना मतलब चेंज करना, मतलब बदल देना, कन्वर्ट मतलब बदल देना, इनटू प्रोसेस गुड, किस में बदल देना? प्रोसेस किए हुए गुड्स में। बच्चों गुड्स किसे कहते हैं? ये गुड नहीं है, GOOD गुड नहीं है, इसे हम पढ़ते हैं गुड्स, GOODS गुड्स। गुड्स मतलब सामान, कोई सा भी सामान, कोई सा भी, कैंची, छुरी, चाकू, चम्मच, बर्तन, कुर्सी, मेज़, जो भी चीज़ है, कोई सा भी सामान, बस हम इसे कहेंगे सामान। गुड्स मतलब सामान। तो रॉ मटेरियल को प्रोसेस गुड्स में चेंज कर देना मतलब उसे अच्छे बेहतरीन सामान में बदल देना विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइज ह्यूमन एफर्ट। किसकी मदद से? जो कि एक वेल ऑर्गेनाइज ह्यूमन इंसान के एफर्ट, उसकी मेहनत और मशीनरी की मदद से हम इंडस्ट्री के अंदर जो सारी चीज़ें करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्री। क्या कहते हैं हम उसे? इंडस्ट्री। यहाँ है कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोसेस गुड्स, मतलब जो हमारा रॉ मटेरियल है बच्चों, रॉ मटेरियल किसे कहते हैं? कच्चे सामान, मतलब जिसे हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। देखो बच्चों, जैसे कि मैंने कहा कि अब मैंने पेड़ से जो है क्या निकाला रॉ मटेरियल के तौर पे, जैसे कि मैंने लिया, अब गोंद ले लिया, जैसे मैंने रबर ले ली। अब वो रबर में डायरेक्ट थोड़ी ना टायर बना दूंगा, उससे पहले मुझे कंपनी भेजा जाएगा। क्या भेजा जाएगा? कंपनी में, यानी फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में भेजा जाएगा। फिर वहाँ पर उसे इस्तेमाल करके उसके टायर और ट्यूब बनाएंगे। तो जिन चीज़ों का इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल करके कोई सामान बनाया जाता है, तो उन सामानों को जिसे इस्तेमाल किया गया हो उसे हम कहते हैं रॉ मटेरियल। अब जैसे मैंने कहा कहीं पर लोहे का गेट तैयार हो रहा है बच्चों, क्या? लोहे का गेट तैयार हो रहा है, लोहे की रॉड तैयार हो रही है, तो उससे पहले लोहा बनाया जाएगा। लोहा कहाँ से मिलेगा? जो आयरन ओर होता है, हमारा मिनरल होता है, तो वो ऐसा आयरन ओर जो होता है वो हमारा फिर क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल हो जाएगा, क्योंकि उससे ही तो लोहा बन रहा है। तो जो भी चीज़ें इंडस्ट्रीज़ में जाती हैं जो कि हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, फिर वो चीज़ें कहाँ जाती हैं? इंडस्ट्रीज़ में जाती हैं। फिर उसे बदला जाता है, उसे यूज़ करने के लायक बनाया जाता है। तो वो जो चीज़ थी, वो जो भेजी गई थी, जो हम पहले यूज़ नहीं कर सकते थे, जिस पर काम किया गया, उसके बाद हम उसे यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ कहलाती है रॉ मटेरियल।
ठीक है। तो वो रॉ मटेरियल कन्वर्ट करते हैं हम किस में, प्रोसेस गुड्स में, मतलब एक ऐसे सामान में जिसे पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया हो जिसे हम इस्तेमाल कर पाएँ, किसकी मदद से, एक ऑर्गेनाइज ह्यूमन एफर्ट यानी इंसान की ताकत और मेहनत से और मशीन की मदद से। तो इसे हम कहते हैं इंडस्ट्री, ठीक है। उस जगह को, उस चीज़ को हम इंडस्ट्री कहते हैं जहाँ पर ये सारा काम होता है। रॉ मटेरियल को ले जाया जाता है, ठीक है, और वहाँ पर फिर अच्छा सा सामान बनाया जाता है इंसान और मशीनों की मदद से, उसे ही हम कह देते हैं इंडस्ट्री। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर है ना विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पर ऑफ है, विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइज ह्यूमन एफर्ट एंड मशीनरी इज कॉल्ड एंड इंडस्ट्री। फिर है हमारा टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ कितने तरह की होती हैं बच्चों, देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। इंडिया के अंदर बच्चों 3 तरह की मेजर टाइप्स की होती हैं इंडस्ट्रीज़। कितनी, इंडिया के अंदर 3 मेजर टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। पहला है हमारा कॉटेज इंडस्ट्री, दूसरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, थर्ड है हमारा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। क्या, कॉटेज, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, ये 3 तरह की हमारे इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज़ डिवाइड की गई हैं, ठीक है। इन हिस्सों में मतलब पढ़ा जाता है कि इतने तरह की हमारी इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज़ हैं। अब पहला है हमारा कॉटेज इंडस्ट्रीज़। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ ये क्या होता है, अब अभी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ क्या होता है बच्चों, दीज आर वेरी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नॉर्मली रन फ्रॉम, क्या, नॉर्मली रन फ्रॉम वंस होम। ये जो है कह रहे हैं दीज आर वेरी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ये बहुत ही ज़्यादा छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटी इंडस्ट्री समझ ली, बहुत ही ज़्यादा छोटा सा एक काम होता है जिसमें घर के लोग ही एक ही घर में काम चल रहा हो, उसे हम कह देते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर लोग बाग अपने घर में ही काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ का सारा काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं बहुत छोटे जगह पर, तो उसे हम कह देते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज़। ये लिखा है ना, दीज आर वेरी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नॉर्मली रन फ्रॉम वंस होम। ये बहुत ही सारे नहीं, मतलब बहुत ही छोटे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के है ये, बहुत ही छोटी इलाके पर हम कह सकते हैं, 1-2 घर में। जैसे हम कह सकते हैं कोई अपने घर में जो है ताले बना रहा है, तो वो ताले की इंडस्ट्रीज़ तो हुई, मगर उसे हम कहेंगे कॉटेज इंडस्ट्री बच्चों। कॉटेज इंडस्ट्री इसलिए हम उससे कहेंगे क्योंकि वो बहुत छोटी जगह पर काम चल रहा है। अगर वही ताले की फैक्ट्री, वही ताले की इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो, ठीक है, पूरे उसमें जो है हज़ारों लोग काम करने आ रहे हो, 2,000-3,000 लोग काम करने आ रहे हो, तो उसे हम कहेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। मगर यहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ किसे कहते हैं, अगर कोई घर में ही काम कर रहा है, ऐसी इंडस्ट्री जो कि किसी 1-2 घर से चल रही हो, कितनी बड़ी इंडस्ट्री हो, जो कि घरों में चल रही हो, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, उसे हम कहेंगे कॉटेज इंडस्ट्री। फ्यू पीपल आर रिक्वायर्ड टू रन देम, और बहुत कम लोगों की ज़रूरत होती है इन्हें चलाने के लिए। फ्यू पीपल आर रिक्वायर्ड, कितने लोगों की, कम लोगों की ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरत, टू रन देम, रन मतलब चलाने के लिए, इन्हें चलाने के लिए बहुत कम लोगों की ज़रूरत पड़ती है। फिर यहाँ है रॉ मटेरियल आर, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर है आपका रॉ मटेरियल आर। आप अपनी बुक में देखिए, यहाँ पर जो है चीज़ें ये जो नहीं दिख रही हैं आपको, अपनी बुक में देखिए, ठीक है। रॉ मटेरियल्स आर, उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑब्टेन फ्रॉम नियर बाई मार्केट एंड सिंपल मशीन आर यूज। इसमें क्या होता है बच्चों, जो रॉ मटेरियल होता है वो अपने ही करीबी मार्केट से लोग बाग खरीदते हैं, अपनी ही करीब जगह से खरीदते हैं, ठीक है, बाहर इधर उधर बाज़ारों से खरीदते हैं, और छोटी मोटी सिंपल मशीन को इस्तेमाल करते हैं ऐसी इंडस्ट्रीज़ में। ज़्यादा बड़ी हाई फाई मशीन नहीं यूज़ करते हैं इसमें। अब कोई इंसान घर में जो है काम कर रहा है छोटा मोटा, तो उसमें क्या 5 लाख 2 लाख की मशीन लगाएगा, नहीं, 5 लाख 2 लाख की अगर वो मशीन लगाएगा तो फिर बहुत सारे लोगों को काम देगा, वो बड़ी इंडस्ट्री खोलेगा। तो इसमें क्या होता है, अपने करीब ही मार्केट से सामान भी खरीद लेते हैं बनाने के लिए, और अपनी ही क्या है, उनकी मशीन्स अपनी छोटी छोटी सिंपल मशीन्स होती हैं, ठीक है, ज़्यादा हाई फाई मशीन्स नहीं होती हैं। अगर हाई फाई मशीन्स होती हैं तो वो तो लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में रखी जाती हैं। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ आपको समझ में आ गया होगा। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हम कह सकते हैं, अगर किसी ने अपने घर में कोई तो छोटी सी ताले का काम खोल रखा है तो हम कहेंगे ये कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो छोटे से घर में एक ही घर से चल रहा है और उसमें लोगों की कम ज़रूरत है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम कह देते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। फिर नेक्स्ट पेज पे देखिए, यहाँ पर आप पेज नंबर 69 पे हमारा है, इसी के एग्जांपल्स दिए अब कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की। पहला है बच्चों देखिए हैंडलूम वीविंग, हाथ से जो बुनाई का काम होता है, ठीक है, हाथ से बुन के जैसे कोई बुनाई का काम करके सामान बेच रहा है। यह वूल है, ठीक है, हाथ से बने हुए वूल हैं। और जैसे ये खादी है, खादी, और यहाँ पर बैंगल मेकिंग, चूड़ी बनाना। आपने देखा होगा एक जगह ऐसी है जहाँ पर जो है, आई थिंक फिरोज़ाबाद है, तो वहाँ पर जो है चूड़ियाँ जो है घर घर में बनती हैं। क्या, घर घर में चूड़ियाँ बनती हैं, हर कोई अपने घर में चूड़ियाँ बनाता है। पहले से ये मतलब पहले होता था, अब इतना नहीं है, अब भी है मगर इतना नहीं जैसे पहले होता था। पहले तो मतलब यही बिज़नेस होता था लोगों का, इनका वो ये समझ लिए जो
पुराना इनका एंशियंट वर्क होता है ना, वो काम था इनका, जो इनके दादा परदादा सब वही करते हुए आ रहे हों। तो ये घर घर में जो है चूड़ियाँ बनती हैं। ऐसी बास्केट मेकिंग, देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पर इसे कॉटेज इंडस्ट्री के एग्जांपल है। ये अपने घर में सामान बना बना के फिर यहाँ पर मार्केट में बेच रहे हैं। तो बास्केट मेकिंग, बास्केट बनाना, छबड़े जो होते हैं जिसमें, ठीक है, छबड़े जो होते हैं बर्तन रखने वाले या वैसे भी, तो बास्केट जो होती हैं किसकी बनती हैं, वो लकड़ी की छाल की जो बनी होती हैं वो वाली। और लेदर गुड्स, लेदर के सामान बनाना, शॉल्स बनाना, ब्लैंकेट्स बनाना, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाना, मतलब हाथ की से बने हुए जो आइटम्स होते हैं वो बनाना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और जो खिलौने होते हैं वो भी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे खिलौने होते हैं जो घर में खिलौने बनाए जाते हैं, टॉयज़ बनाए जाते हैं। तो एक्सेट्रा आर सम एग्जांपल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़। ये किसकी एग्जांपल है बच्चों, ये सारी जो हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की एग्जांपल हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ किसे कहते हैं बच्चों, जो कि एक दो घर से छोटे मोटे घर में ही खाली इंडस्ट्री खुली हो, उसे हम कह देते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। अब आया हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये कॉटेज इंडस्ट्री से बड़ी होती है मगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री से छोटी होती है, ठीक है। मतलब ये मीडियम साइज़ की होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। यहाँ पर चलिए पढ़ते हैं अब इसे। व्हेन मोर पीपल वर्क इन अ स्मॉल फैक्ट्रीज एंड यूज स्मॉल मशीन्स एंड प्रोड्यूस गुड्स। ये कह रहे हैं जब ज़्यादा लोग एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करते हैं, क्या, जब ज़्यादा लोग छोटी फैक्ट्री में काम करते हैं और छोटी छोटी स्मॉल मशीनों को यूज़ करके जो है सामान बनाते हैं। क्या बच्चों, क्या कह रहे हैं, जब ज़्यादा लोग एक छोटी फैक्ट्री में काम करते हैं, मतलब फैक्ट्री बड़ी ना हो मगर लोग बाग ज़्यादा हों, क्या, फैक्ट्री बड़ी ना हो मगर लोग बाग ज़्यादा हों, और मशीनें इतनी हाई फाई ना हो, स्मॉल छोटी मशीनें हो, कम मशीनें हो, एंड प्रोड्यूस गुड्स, और उससे सामान बनाते हों, उससे ही उस फैक्ट्री में, ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हों, और उस इंडस्ट्री में अगर सामान बनता हो तो इट इज़ कॉल्ड अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो ऐसी स्केल इंडस्ट्री को, ऐसी इंडस्ट्री को हम क्या कह देते हैं बच्चों, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम कह देते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। क्या कहते हैं हम उसे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कह देते हैं, ठीक है। तो उसे हम कह देते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। इसमें जो है बच्चों जगह तो कम होती है, मतलब ऐसी नहीं होती कि एक घर में दो घर में चल रही हो, मतलब उससे तो बड़ी होती है। कॉटेज इंडस्ट्री जो हमने पढ़ा है उससे तो बड़ी होती है, मगर जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उससे ये काफ़ी हद तक छोटी होती है, ठीक है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, जगह भी बड़ी होती है और लोग बाग इतने नहीं होते हैं। इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो है जगह इतनी होती है कि उसमें जो है लोग बाग बिल्कुल फिल होते हैं, भरे हुए होते हैं। तो यही है, व्हेन मोर पीपल वर्क इन अ स्मॉल फैक्ट्रीज एंड यूज स्मॉल मशीन्स एंड प्रोड्यूस गुड्स इट इज़ कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जब ज़्यादा लोग एक छोटी सी जगह पर काम कर रहे हो और खूब सारा सामान, मतलब सभी के लिए जॉब हो, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग वहाँ पर अवेलेबल हों, ठीक है। और जैसे कि बड़ी इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, मशीनें ज़्यादा कर दी जाती हैं, लोग बाग कम कर दिए जाते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, मशीनें ज़्यादा नहीं होती जितने, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जिसमें सब औरतें जो है सिलाई कर रही हैं बैठ के, तो जितनी औरतें उतनी मशीन्स, ठीक है, ज़्यादा सामान नहीं है। और इस लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्या है, आधे से ज़्यादा काम जो है मशीनों से किया जाता है, तो उसमें लोग बाग को कम लिया जाता है। वर्कर होते हैं मगर उसमें मशीनें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हाईली अच्छी मशीन होती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें, ठीक है। दे मेक प्रोडक्ट ऑफ डेली यूज सच एज यूटेंसिल, होजरी, फैंस, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, साइकिल पार्ट्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, सोप एंड डिटर्जेंट एक्सेट्रा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या सामान बनता है बच्चों, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो है डेली यूजेस के सामान बनते हैं जो कि हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारे बर्तन हैं, होजरी के सामान हैं, फैंस यानी पंखे हैं, हमारे गाड़ी मोटर हैं, बाइक के पार्ट्स हैं, कार के पार्ट्स हैं, टुकड़े जो उसके टुकड़े अलग अलग, साइकिल के पार्ट्स होते हैं, प्लास्टिक के प्रोडक्ट हैं, जैसे प्लास्टिक के जग है, मग्गे हैं, बर्तन हैं, ठीक है, प्लेट्स हैं, प्लास्टिक के बॉक्स हैं, टिफ़िन हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, स्कूल बॉक्स हैं, और प्लास्टिक, और यहाँ पर सोप है यानी साबुन है, डिटर्जेंट है, ये सारी चीज़ें हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस करते हैं। दीज इंडस्ट्रीज़ आर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द कंट्री। और ये इंडस्ट्रीज़ जो हमारी हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये हमारे पूरे कंट्री में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हर जगह आपको देखने को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मिल जाएगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हर जगह मौजूद है, आपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हर जगह कहीं ना कहीं खुली रहती है। फिर आया हमारा लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्या है, when a very large number of worker work in big factories, जब खूब सारे लोग, खूब सारे वर्कर हों, खूब ज़्यादा वर्कर, ठीक है, लाखों में तो नहीं कहेंगे मगर हज़ारों में ज़रूर कहेंगे, हज़ारों, 10,000 20,000 लोग एक साथ काम कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं ऐसी इंडस्ट्री जिसमें खूब सारे वर्कर
बड़ी सी इंडस्ट्री में, बिग फैक्ट्रीज़ में खूब सारे नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो है काम कर रहे हों, जैसे कि है स्टील प्लांट और ऑयल रिफाइनरीज़ है, सीमेंट प्लांट है, फर्टिलाइज़र है, माइंस और मिनरल्स है। ये सारी फैक्ट्रीज़ जो हैं हमारी, इसकी जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि हमारी माइनिंग की इंडस्ट्री अलग होती है, माइंस और मिनरल्स की अलग होती है बच्चों। मिनरल्स इंडस्ट्री में क्या होता है बच्चों, अलग अलग जगह से मिनरल्स निकाले जाते हैं, उन्हें फिर यहाँ पर सफाई की जाती है उसकी, इस ठीक है, उसे यूजेबल बनाया जाता है। ऐसी रिफाइनरीज़ की होती है। ऑयल रिफाइनरीज़ में क्या है, जब हमें तेल मिलता है ना बच्चों, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब इतना साफ़ नहीं होता है, ये गंदगियों के साथ होता है। गंदगी मतलब इसके साथ और सारी चीज़ें होती हैं, वैक्स होता है एक, ठीक है, सीएनजी, एलपीजी, ये सारी चीज़ें भी इसी से ही मिलती है। तो ऑयल रिफाइनरी में क्या होता है, डीजल अलग करा जाता है, पेट्रोल अलग किया जाता है, तो अलग अलग करने के चक्कर में उसे रिफ़ाइन किया जाता है, छाना जाता है। तो ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, इट इज़ कॉल्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इन्हें हम कह देते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, जो कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ बहुत सारे वर्कर इसमें काम करते हैं। और ये जो हमने एग्जाम्पल दी वो इस तरीके का काम यहाँ पर होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा लार्ज स्केल इंडस्ट्री एम्प्लॉय अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ़ वर्कर्स। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं बच्चों, उसमें जो है एम्प्लॉय जो करते हैं वो लोग वर्कर्स, वो बहुत सारे नंबर्स में, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को काम करने के लिए वहाँ पर रखा जाता है, क्योंकि वो इतनी बड़ी होती है कि वो जो है 500-1000 लोगों से काम नहीं होगा, वहाँ पर हज़ारों में लोग बाग काम करते हैं, इतने सारे काम होते हैं वहाँ पर, इतना सारा काम होता है, इतनी बड़ी कंपनी होती है, इतनी बड़ी फैक्ट्री होती है कि वहाँ पर काम करने के लिए मशीनें तो होती हैं, साथ में वर्कर्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत पड़ती है। दे रिक्वायर हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और दूसरा कि उन्हें बहुत सारा बच्चों पैसा चाहिए। अब इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी फैक्ट्री चलानी है, अगर आपको इतनी बड़ी इंडस्ट्री चलानी है, कोई भी काम अगर आपको बड़ा करना है, तो सबसे पहले आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। कैपिटल कहते हैं बच्चों पैसा। कैपिटल किसे कहते हैं, पैसा। एसएसटी में कैपिटल जो वर्ड यूज़ होता है यहाँ पर, इसे कहते हैं पैसा। उन्हें खूब सारा हैवी मनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब अब आपको अगर कोई इंडस्ट्री चलानी है तो उसमें इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। इन्वेस्ट करना मतलब खर्च भी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप जो है स्टील प्लांट चला रहे हैं, स्टील के सामान बना रहे हैं, ठीक है, स्टील का प्लांट चला रहे हैं, तो उसमें जो है आपको पैसा तो लगाना ही पड़ेगा, मशीनें लाने के लिए, वर्कर को पैसा देने के लिए, जो वहाँ पर काम करने वाले हैं उन्हें पैसे देने के लिए, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली आ रही है, उसका पैसा अलग। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए उसमें लगाने के लिए, उसे चलाने के लिए। सोफिस्टिकेटेड मशीन्स, बहुत सारी हैवी और सोफिस्टिकेटेड मशीन्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा महंगी आती हैं, और इतना आसान नहीं होता कि हर कोई उसे यूज़ कर ले, तो उसके लिए अलग अलग इंजीनियर होते हैं। फिर उन इंजीनियर को रखा जाता है, हाईली एजुकेटेड पढ़े हुए इंजीनियर जो उसे चला पाएँ, ठीक है। और उसके साथ साथ फिर उनकी हाईली फ़ीस होती है, उन्हें तनख्वाह भी ऐसी देनी पड़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो उसमें अंदर जो सामान है उसमें पैसा लगाना, अपनी कंपनी में पैसा लगाना, उसे बनवाना, मशीनों को बनवाना, फिट करवाना, ठीक है, बिजली का काम करवाना, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा है, उसका मॉडल मतलब जहाँ पर काम होगा वो जगह भी तो तैयार करनी पड़ेगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा पैसा ऐसी बड़ी इंडस्ट्री को खोलने के लिए। दे आर लोकेटेड एट प्लेसेस वेयर आर रॉ मटेरियल आर अवेलेबल नियर बाई। और ये कह रहे हैं ये उन जगहों पर मिलती हैं बच्चों, मतलब जो हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो मैंने अभी बताया, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं, ये ऐसी जगहों पर मिलती हैं जहाँ पर हमारा रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है, जहाँ पर उसके करीब ही, ऐसी जगह पर ये खोली जाती हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जिसके करीब, जिस जगह के करीब सारे रॉ मटेरियल अवेलेबल हों जिसकी ज़रूरत हो। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर ऑयल रिफाइनरीज़ है, क्या ऑयल रिफाइनरीज़ है यहाँ पर, ये ऑयल रिफाइनरीज़ क्या है, उसमें तेल की छनाई होती है, तेल को साफ़ करते हैं, तो तेल भी तो लाना पड़ेगा साफ़ करने के लिए, तो ऐसी जगह पर ही खोलेंगे जहाँ पर ऑयल मौजूद हो। जैसे कि हम अपने दुबई की बात करें, दुबई, सऊदी, इन जगहों पर ऑयल जो है बहुत ज़्यादा मौजूद है, ठीक है। जो पेट्रोल है, डीजल है, बहुत ज़्यादा मौजूद है। क्यों? क्योंकि वो समुद्री इलाके हैं, वहाँ पर ईजी से माइनिंग करी जाती है, ड्रिलिंग की जाती है, जिससे फिर पेट्रोल निकाला जाता है। तो अब ऐसी जगह पर ही तो ये दुकान, ये जो हमारी स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, तब वहीं तो खोली जाएंगी जहाँ पर उसका इस्तेमाल हो। अगर हम यहाँ पर यूपी में खोल लें तो यूपी में कहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे इसका, ठीक है। एक तो इतनी बड़ी जगह नहीं है, पॉपुलेटेड एरिया है, लोग बाग ज़्यादा हैं, तो ऐसी जगह पर खोला जाता है जहाँ पर हमारा रॉ मटेरियल भी मिल जाए, ठीक है, मतलब जिस चीज़ का कंपनी में काम है वो चीज़ें, जिस चीज़ से सामान बन रहा है वो भी मिल जाए, और वहाँ पर वर्कर भी मिल जाएँ, और थोड़ी आबादी से दूर ढूंढते हैं क्योंकि आबादी को परेशानी ना हो। अगर ऐसी जगह पर लगा लेंगे, ऐसी जगह पर ऐसी फैक्ट्रीज़ खोल लेंगे, इंडस्ट्रीज़ खोल लेंगे जहाँ पर लोग बाग रहते हैं, तो उन्हें परेशानी होगी, पोल्यूशन होगा तो उन्हें नुकसान होगा, तो इससे जो है थोड़ा दूर ढूंढते हैं।
यहाँ पर है मेजर सेंटर्स ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। अब ये मेन सेंटर्स हैं जहाँ पर ये इंडस्ट्रीज़ के नाम दिए हैं, ये इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर इन जगहों पर मिलती हैं। पहला है बच्चों आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। आयरन और स्टील इंडस्ट्री ये कहाँ पर मौजूद है, ये है हमारे इसके मेन सेंटर भिलई, दुर्गापुर, रुड़कीला और बोकारो। ये जगह के नाम हैं बच्चों, अलग अलग जगह के नाम हैं, वहाँ पर ये सारे आयरन और स्टील इंडस्ट्री मौजूद हैं। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री कहाँ पर है, मतलब जहाँ पर गाड़ियाँ बनती हों। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहाँ पर, जहाँ पर गाड़ियाँ बनती हो, जैसे कार जहाँ पर बनती हों। कार ऑटोमोबाइल क्या होती हैं, जिसमें बाइक, कार, साइकिल ये सारी चीज़ें आती हों, ठीक है। साइकिल नहीं आती है, साइकिल ऑटोमोबाइल नहीं होती, उसे हम खुद चलाते हैं। ऑटोमोबाइल मतलब होता है जो खुद चलती हो, अपने आप मोबाइल हो। ऑटो मतलब खुद, जैसे कि बाइक है, कार है, हमें क्या है बस रेस देना पड़ता है, ठीक है। मगर साइकिल में क्या है, हमें अपने आप पैडल मारने पड़ते हैं, तो वो ऑटोमोबाइल में नहीं आती। तो ये गुड़गांव है, चेन्नई है, पुणे है, इन जगहों पर ये ऑटोमोबाइल फैक्ट्री इंडस्ट्री है। ऑयल रिफाइनरीज़ की इंडस्ट्रीज़ है मौजूद गुवाहाटी पे और बरौनी, हल्दिया, मथुरा। रेलवे कोचेज़ कहाँ पर मौजूद हैं, ये हैं क्या है ये चित्तरंजन, क्या चित्तरंजन और वाराणसी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है सूरत और अहमदाबाद में। हैवी मशीनरी कहाँ पर है, मतलब हैवी मशीनरी इंडस्ट्री। हैवी मशीनरी मतलब जहाँ पर हैवी मशीनें बनती हों, जहाँ पर हैवी मशीन्स के पार्ट्स बनते हों। भोपाल, रांची, हरिद्वार और पिंजौर ये जगह है जहाँ पर ये हैवी मशीनरी की इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पर हैवी मशीनरी बनती हैं। पेज नंबर 70 पर आ जाइए बच्चों। यहाँ पर है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। किसी इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग आपको फैक्टर्स दिए हुए हैं, वन बाय वन हम इन्हें पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री आर। पहला क्या है बच्चों, रॉ मटेरियल। फिर यहाँ पर रॉ मटेरियल के दिए हैं कि कहाँ कहाँ से हमें मिलता है रॉ मटेरियल। उसके बाद पावर, फिर उसके बाद यहाँ पर मशीनरी, फिर ह्यूमन रिसोर्सेज, उसके बाद मनी और कैपिटल। मैंने कहा ना पैसा कह लो या कैपिटल कह लो। और उसके बाद छठा है हमारा, सिक्स्थ है लास्ट, ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पर फर्स्ट हमारा क्या है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कैसे फैक्टर है, क्या फैक्टर है और ऐसा क्यों, इसकी वजह से क्यों ऐसा होता है जिस ग्रोथ इंडस्ट्री में होती है या कम होती है। आपने कभी देखा होगा कि अगर हमने यहाँ पर क्या है, हेडिंग क्या है हमारी, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की ग्रोथ में, इंडस्ट्री अगर कहीं बढ़ रही है या घट रही है तो उसकी ग्रोथ में जो फैक्टर्स हैं, जो कि ऐसे फैक्टर्स, ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री में ग्रोथ आती है या उसके अंदर कमी आती है, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं। तो अगर हम कहें बात, तो अगर फैक्ट्री अगर आपको अच्छी चलानी है, आप कहें कि हमारी फैक्ट्री अच्छी हो जाए, तो बच्चों उसके लिए पहले क्या होना चाहिए, आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, जिससे आपको सामान बनाना है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको गेट तैयार कर रहे हैं, लोहे के पार्ट्स तैयार कर रहे हैं, तो लोहा होना चाहिए आपके पास, ठीक है। आयरन और स्टील का अगर सामान बना रहे हैं, स्टील की मशीनें बना रहे हैं, तो स्टील होनी चाहिए आपके पास। तो मटेरियल सबसे पहले मतलब क्या होना चाहिए आपके पास, वो रॉ मटेरियल होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पावर होनी चाहिए। पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, बिजली होनी चाहिए। अगर आप मशीनें चला रहे हैं बच्चों, तो कुछ मशीनें कोयले पे चलती हैं, ठीक है, स्टीम इंजन पे चलती हैं, मतलब जो कोयल पे चलती हैं, डीजल पे चलती हैं, पेट्रोल पे चलती हैं, कुछ मशीनें उससे चलती हैं बिजली से। तो उसके लिए वो पावर सप्लाई होनी चाहिए कि कहाँ से आप उस मशीनों को पावर सप्लाई दे रहे हैं। फिर यहाँ पर मशीनरी, फिर जो ऐसे काम जो कि इंसान अपने हाथों से नहीं कर सकता। अब कुछ हैवी मशीन्स, हैवी पार्ट्स होते हैं बच्चों, जिन्हें हम अपने हाथों से नहीं उठा सकते, वो मशीनों की मदद से, बड़ी बड़ी क्रेन और मशीनों की मदद से उठाते हैं। या कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम अपने हाथों से नहीं कर सकते, या कर भी सकते हैं तो हल्के करते हैं, मशीनों की मदद से वो जल्दी हो जाता है, तो उसके लिए मशीन की ज़रूरत पड़ती है। फिर ह्यूमन रिसोर्स की क्या है, ह्यूमन रिसोर्स में हमें सबको ही पता है कि अगर इंसान काम नहीं करेगा तो कैसे होगा। मतलब ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ये है, जैसे कि अगर कोई फैक्ट्री में अगर आप कितनी भी मशीनें ले आइए बच्चों, इंसान की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर मशीनें भी चलानी है तो उसमें भी इंसान को चाहिए होगा। चलो हाथ से नहीं कर रहे काम, ठीक है, तो इंसान को कम कर दिया, तो अब मशीनों को कौन चलाएगा। मशीनों को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए तो कोई होना चाहिए। तो फिर क्या है, मनी और कैपिटल, पैसा होना चाहिए खूब भर के। पैसा नहीं होगा तो हम कंपनी कैसे चलाएंगे, कहाँ से सामान लाएंगे, स्टील खरीदेंगे कहाँ से। अगर आप स्टील का सामान बना रहे हैं उससे पहले स्टील खरीदना होगा, तो स्टील कहाँ से आएगा आपके पास, आयरन कहाँ से आएगा। अब ट्रांसपोर्ट, लास्ट हमारा ट्रांसपोर्ट, कि आपने सामान बना लिया, सब कुछ कर लिया, अगर आपको मार्केट में वो सामान भेजना है, इधर से उधर पहुँचाना है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको आपके पास सामान होना चाहिए। जैसे मतलब ट्रक होने चाहिए बड़े बड़े, ठीक है, शिप्स होनी चाहिए, टैंकर्स होने चाहिए, रेलवेज़ होने चाहिए। मतलब आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का भी ख्याल रखना पड़ेगा। चलिए वन बाय वन पढ़ेंगे। रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी इंडस्ट्री। ये कह रहे हैं रॉ मटेरियल जो होता है बच्चों, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए,
ठीक है। द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज़ में बी ऑप्टेन फ्रॉम, अभी कह रहे हैं कि जो हमारा रॉ मटेरियल है इंडस्ट्रीज़ के लिए वो कहाँ से ऑप्टेन हो सकता है, प्लांट से ऑप्टेन हो सकता है, एनिमल से मिल सकता है, मिनरल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। अब देखो बच्चों, इन्होंने 3 जगह बताई जहाँ से हमारी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल हमें मिलता है। क्या? इन्होंने 3 जगह बताई जहाँ से हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसके लिए रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड हो सकता है। वो कहाँ से बच्चों? तो पहला है देखिए प्लांट। पहला तो हमें प्लांट से यानी पेड़ों से मिलता है, दूसरा हमें जानवरों से मिलता है, तीसरा हमें जो कि हम वो मिनरल्स जो कि हमें ज़मीन से खोद के नहीं मिला हो, क्या हमने जो ज़मीन से निकाला हो, वो भी तो हमारा रॉ मटेरियल है। ठीक है। प्लांट से, जैसे प्लांट से यहाँ पर लिखा है सच एज शुगर फॉर शुगर केन, क्या है? जैसे कि शुगर होती है बच्चों, शुगर केन से बनती है। यहाँ पर इन्होंने गलत लिखा है बच्चों, यहाँ पर शुगर केन होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था शुगर। जैसे हमें शुगर केन से हम क्या बनाते हैं, शुगर के लिए, तो यहाँ पर शुगर केन और यहाँ पर शुगर होना चाहिए था, तो इन्होंने उल्टा कर दिया है। तो अगर आपको अगर चीनी बनानी है, शक्कर बनानी है, जो शुगर होती है हमारी, जो हम डेली यूज़ करते हैं अपने चाय में और बहुत सारी मीठी चीज़ों में जो हम बनाते हैं तो शुगर डालते हैं, तो बच्चों वो जो चीनी है और जो शक्कर है, वो शुगर जो है वो कहाँ से मिलती है? वो गन्ने से बनती है। अगर वो गन्ना नहीं होगा तो कहाँ से बनेगी? तो गन्ने से ही हम फैक्ट्रीज़ में ले आते हैं, इंडस्ट्रीज़ में, फिर वहाँ पर चीनी बनाते हैं। तो प्लांट हमारा जो है एक रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ हो रहा है। फिर वुड है फर्नीचर बनाने के लिए। अगर लकड़ियाँ नहीं होती तो हम फर्नीचर कहाँ से बनाते हैं? सोफ़े, मेज़, कुर्सी, ठीक है, तख्ते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं फर्नीचर्स की, वो सारी चीज़ें किससे बनती हैं? वुड से। और वुड कहाँ से मिलता है? हमें प्लांट से मिलता है। तो प्लांट से मिलने वाले रॉ मटेरियल की एग्जाम्पल हो गई। अब एनिमल की बात करें, मिल्क, एनिमल से हमें क्या मिलता है? मिल्क फॉर बटर और चीज़, हेयर ऑफ शीप फॉर वूल। जैसे कि हमें एनिमल से क्या मिलता है बच्चों? हम दूध लेते हैं जानवरों का, ठीक है, जैसे भेड़, वो बकरी का और गाय का, ठीक है, और जो हमारी भैंस होती है उसका। तो जो ये जो बफेलोज़ और ये जो काव होती हैं, इनका जो हम मिल्क यूज़ करते हैं किस लिए? चीज़ बनाने के लिए और बटर बनाने के लिए, ठीक है, बटर बनाने के लिए और चीज़ बनाने के लिए, पनीर बनाने के लिए, दही बनाने के लिए, बहुत सारे ऐसे सामान बनाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे तो इसमें इंडस्ट्रीज़ का क्या फ़ायदा? तो बच्चों आपने देखा होगा काफ़ी तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, काफ़ी ऐसी मक्खन की, जैसे आपने देखा होगा अमूल पहले जो है मक्खन बनाती थी, मक्खन की कंपनी थी, मक्खन बनाने का उसका काम था, मगर अब वो है उस दूध भी बेच रही है, मक्खन, और बहुत सारे उसके आइसक्रीम्स के भी आ रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें अमूल की आ रही हैं। तो अमूल क्या करता है? अब वो इतनी छोटी इंडस्ट्री थोड़ी नहीं है, अमूल बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री। वो पूरे समझ ली इंडिया में हर जगह तो अमूल के प्रोडक्ट जा रहे हैं। तो अब अमूल जो है अपना मक्खन जो बेच रहे हैं पूरे इंडिया में इधर उधर, तो वो उसके लिए उन्हें दूध चाहिए होगा, और वो इतना सारा दूध कहाँ से आएगा? वो गाय से ही आएगा, भैंस से ही आएगा, ठीक है। तो वो कहाँ से आएगा? मिल्क जो प्रोवाइड करेगा वो एनिमल से ही होगा। तो एनिमल भी हमारे इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे एक क्या है? ज़रिया है। और हेयर ऑफ शीप फॉर वूल, और जैसे कि हमें पता है अगर हम जो वूल बनाते हैं बच्चों, कंपनी में बन रहा है, कहीं भी बन रहा हो, आपने देखा होगा जो लोग शीप पालते हैं, जो भेड़ पालते हैं, वो लोग हर साल या कुछ महीनों पे जब भी भेड़ों के बाल आ जाते हैं, मतलब उनके हेयर्स आ जाते हैं बॉडी पर, तो उसे ट्रिम कर दिया जाता है, उसके बालों को काट कर निकाल दिया जाता है, और वही क्या होता है? वूल होता है। मगर हम जब उसे बालों को निकाल लेते हैं तो वो वूल डायरेक्ट नहीं, उसके जो है कपड़े बुन दिए जाते हैं या कपड़े बना दिए जाते हैं, उसे फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, उसके धागे बनते हैं, ठीक है, या उसे साफ़ कराया जाता है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। फिर है हमारा मिनरल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। अब वो भी रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं जो कि बच्चों हम मिनरल्स ज़मीन के अंदर से निकालते हैं, जैसे कि सच एज आयरन एंड स्टील फॉर कार्स। जैसे कि हम लोहा और स्टील निकालते हैं, कार बनाने के लिए इस्तेमाल होता है वो, और कहाँ से निकालते हैं? हम ज़मीन से निकालते हैं। फिर आया हमारा पावर। अब पावर क्या है? पावर इज़ वेरी एसेंशियल टू रन द मशीन्स इन द इंडस्ट्रीज़। ये कह रहे हैं बच्चों पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, किस लिए? मशीन्स चलाने के लिए। पावर इज़ वेरी एसेंशियल टू रन द मशीन्स। पावर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद होती है, पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें, किस लिए? मशीन को चलाने के लिए इंडस्ट्रीज़ के अंदर। पावर में बी प्रोवाइडेड बाय डीजल, पेट्रोल, कोल, ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये कह रहे हैं पावर कहाँ से प्रोवाइड हो सकती है? या तो फिर हम डीजल से पावर दे सकते हैं, पेट्रोल से दे सकते हैं, कोल से दे सकते हैं, ऑयल से दे सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी से दे सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ मशीनें ऐसी होती हैं बच्चों डीजल से चल रही हैं, कुछ पेट्रोल से चल रही हैं, कुछ कोल से, कुछ अलग अलग ऑयल से चल रही हैं, कुछ ऐसी हैं जो बिजली से चल रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो ज़रिया है, ये पावर का ज़रिया है। पावर जो मशीन चलाने के लिए हमें चाहिए होती है वो इनसे हमें मिलती है, ठीक है।
थर्ड आया मशीनरी। रॉ मटेरियल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। अब हमें पता है बच्चों, देखो अगर हमने आयरन और लेके आए तो आयरन इतना साफ़ नहीं होता है, या आयरन जो है पहले जो है आयरन ऐसे लोहे की रॉड बन के नहीं आता है, साफ़ सुथरा आयरन नहीं होता है। जो आयरन जो इंडस्ट्रीज़ में जाता है वो यूज़ करने के लायक नहीं होता है कि उसे हम बस डायरेक्ट दरवाजे बनाएं और घरों में लगा दें, ऐसा नहीं होता है। उस पर बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, उसे कन्वर्ट करना पड़ता है फिनिश प्रोडक्ट में, उसे इस लायक बनाया जाता है कि उसके दरवाजे बनाए जाएँ, फिर ठीक है उसकी कार्स बनाए जाएँ। तो उससे पहले उसके अंदर बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, सफाई करनी पड़ती है, आयरन में बहुत सारी गंदगियाँ होती हैं, वो मटेरियल निकालना पड़ता है। तो ये कह रहे हैं मशीनरी जो होती है वो हमारे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में, फ्रेश प्रोडक्ट में, अच्छे प्रोडक्ट में बनाने के लिए यूज़ करी जाती है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स की मदद से हम जो है अपने जो रॉ मटेरियल्स हैं उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं फिनिश प्रोडक्ट में, मतलब ऐसे प्रोडक्ट में जिसे हम इस्तेमाल कर पाएँ। वरना हाथ से थोड़ी ना हम आयरन को साफ़ करेंगे, क्लीन करेंगे, वो हमारे हाथ से होएगा ही नहीं। फिर आया हमारा फोर्थ, ह्यूमन रिसोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स। ये कह रहे हैं इंडस्ट्रीज़ कैन नॉट बी रन विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ये कह रहे हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं बच्चों वो चल ही नहीं सकती ह्यूमन रिसोर्स के बगैर, इंसानों के बगैर तो चल ही नहीं सकती। अगर कोई लेबर वहाँ पर इंसान काम नहीं कर रहा है तो कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती। कितनी भी मशीनें लगा लिए आप, बिना इंसान के काम नहीं कर सकते इंडस्ट्री के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर आपने मशीनें भी लगाई हैं तो उन मशीनों को चलाने वाला कोई होना चाहिए, तो मशीनों को चलाने वाला तो इंसान ही होगा। तो वही कह रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स के बगैर इंडस्ट्री नहीं चल सकती। मशीन्स आर रन बाय स्किल्ड वर्कर्स, और जो मशीनें होती हैं बच्चों वो जो है एक समझदार स्किल वर्कर्स चलाते हैं। उसे कौन चलाता है, किसके ज़रिए चलती हैं? स्किल वर्कर्स के ज़रिए चलाई जाती हैं। टेक्नीशियंस होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं जो कि जिन्हें पता होता है कि मशीन्स कैसे चलानी होती है। अगर वो लोग नहीं होंगे तो वो मशीनें ही नहीं चल पाएंगी। कौन चला लेगा हर मशीन के बारे में, किसे पता होगा? नहीं पता होगा। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आया हमारा फिफ्थ, मनी और कैपिटल। मनी और कैपिटल मतलब पैसा। कैपिटल इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इंडस्ट्री। कह रहे हैं जो कैश पैसा है, जो कैपिटल है, वो तो एक बच्चों सबसे बेसिक, सबसे छोटी, सबसे पहले की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि अगर पैसा नहीं है तो हम इंडस्ट्री चला ही नहीं सकते, यहाँ तक कि हम एक जगह नहीं खरीद सकते इंडस्ट्री खोलने के लिए। तो कम से कम पैसा तो होना चाहिए सबसे पहले। अगर आपको कहीं जगह इंडस्ट्री खोलनी है उसके लिए, फिर इंडस्ट्री बनवानी है उसके लिए, फिर मशीनें लानी है उसके लिए, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल, इसका खर्चा, ठीक है। मशीनों को हर महीने, हर हफ्ते उसका जब जब उसका टाइम होता है उसे रिपेयर कराना, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। फिर यहाँ पर है इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग लैंड, मशीनरी एंड पेइंग सैलरीज टू द एम्प्लॉय। वही कह रहे हैं देखिए कि सबसे पहले तो ज़मीन खरीदने के लिए पैसा चाहिए, उसके बाद मशीनें खरीदने के लिए पैसा चाहिए, उसके बाद सैलरी देने के लिए एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उन लोगों को पैसा देने के लिए, उन्हें सैलरी जो वो काम कर रहे हैं उसकी तनख्वाह देने के लिए पैसा होना चाहिए। फिर आया हमारा छठा, लास्ट आया हमारा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में क्या है? ट्रांसपोर्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द वर्किंग ऑफ इंडस्ट्रीज़। ये कह रहे हैं जो हमारा ट्रांसपोर्ट है वो हमारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द वर्किंग ऑफ इंडस्ट्रीज़। अगर कोई इंडस्ट्रीज़ काम कर रही है, इंडस्ट्रीज़ का कोई काम चल रहा है, तो उसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है हमारा, ट्रांसपोर्ट जो है हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों। कैसे? यहाँ पर है टू कैरी रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज़ एंड द फिनिश गुड्स टू द मार्केट वी नीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक रेलवेज, ट्रक, टैंकर्स एक्सेट्रा। ये कह रहे हैं बच्चों जैसे कि हमें मटेरियल इंडस्ट्रीज़ में पहुंचाना है, या इंडस्ट्रीज़ में बना हुआ सामान, फिनिश गुड जो अच्छे से तैयार हो चुका है, वो अगर हमें मार्केट में पहुंचाना है, जैसे कि हमारा अब कार के सामान बन गए, या कारें हमारी, चलो मैंने माना कहीं पर कार पूरी तैयार हो गई, तो वो कार जो है उस, मान लो अब कहीं पर उसमें इंजन लगाना है या उसका इंजन तैयार हो गया, तो अलग अलग फैक्ट्रीज़ हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ से सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो वो कहाँ से ले जाएंगे? वो जो है ट्रांसपोर्ट के ज़रिए तो ले जाएंगे। और वो ट्रांसपोर्ट कौन कौन से होंगे? जैसे कि रेलवेज़ हैं, ट्रक हैं, बड़े बड़े टैंकर्स हैं। टैंकर्स किस लिए इस्तेमाल करते हैं बच्चों? टैंकर्स इसलिए इस्तेमाल करते हैं, जो ऑयल होता है ना, एक बड़ा सा जहाज़ होता है, पानी का जहाज़, शिप होता है, उसे कहते हैं हम टैंकर्स। उसमें ऑयल को इधर से उधर लेके जाया जाता है। अब हर जगह पेट्रोल, डीजल थोड़ी ना मौजूद है, तो वो दूसरे कंट्रीज़ में जहाँ पर मौजूद है वहाँ से दूसरे कंट्रीज़ में ले जाया जाता है, तो इसी टैंकर्स में ले जाया जाता है। अब हम यहाँ पर कुछ मेजर इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे, जो इंडिया की कुछ मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सम मेजर इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। पहले यहाँ पर दिया हुआ है आयरन एंड स्टील प्लांट इंडस्ट्री। देखो बच्चों, आयरन और स्टील इंडस्ट्री बहुत पुरानी हमारी इंडस्ट्री है और बहुत मेजर इंडस्ट्रीज़ है इंडिया की। तो ये है यहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। इट प्रोड्यूस आयरन एंड स्टील ऑफ विच हैवी मशीन्स आर मेड। ये क्या प्रोड्यूस करती है बच्चों? ये क्या बनाती है? ये आयरन और स्टील बनाती है। आयरन और यानी लोहा और स्टील बनाती है, जिससे जो है हैवी मशीन्स बनाई जाती हैं। मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट्स आर फाउंड एट। ये कह रहे हैं जो मेजर स्टील और आयरन की जो प्लांट्स हैं, जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं जो मेजर,
वो कहाँ पर मिलती हैं बच्चों, मतलब कहाँ पर मौजूद हैं? भिलाई जगह है छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर है ये वेस्ट बंगाल में है, बोकारो झारखंड में है, और रूरकेला कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ये कुछ जगह के नाम बताए मैंने जहाँ पर आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो हैं मौजूद हैं। आयरन ओर एंड कोल आर रिक्वायर्ड बाय दीज प्लांट्स आर अवेलेबल नियर बाई। और जो आयरन ओर और जो कोल जिसकी ज़रूरत पड़ती है इस इंडस्ट्रीज़ में, तो वो सारी चीज़ें ये जो इंडस्ट्रीज़ में ये जो रॉ मटेरियल के तौर पर आयरन ओर और कोल ज़रूरी होता है। कोल क्यों ज़रूरी होता है बच्चों? मशीनों को चलाने के लिए, ठीक है, और कोल से ही बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल मिलते हैं। तो ये ज़रूरी जो होता है इन प्लांट्स के लिए, मतलब इन इंडस्ट्रीज़ के लिए, वो यहाँ पर अवेलेबल होता है नियर बाई प्लेस पे। इंडस्ट्रीज़ ऐसी जगह पर खोली जाती है जहाँ पर उसमें जो इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल हैं, सारे सामान हैं, वो सब चीज़ें मिल जाएँ। अब अगर ऐसी जगह आप स्टील और आयरन इंडस्ट्री खोलेंगे जहाँ पर आयरन और स्टील है ही नहीं, तो आप कैसे चलाएंगे वो इंडस्ट्री? तो उसके लिए तो सबसे पहले वो रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल वाली जगह चाहिए जहाँ पर आयरन और स्टील इंडस्ट्री आप खोल सकें। वहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पर मज़दूर पहुँच पाएँ, ठीक है, सड़कें होनी चाहिए, रोड होनी चाहिए, आपके अपने खुद ट्रक होने चाहिए, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स होने चाहिए जिससे आप सामान पहुंचा पाएँ इधर से उधर। बहुत सारी चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिसिटी अगर आप चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की लाइन होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए। पता चले ऐसी जगह पर आपने इंडस्ट्री खोली जहाँ पर बिजली है ही नहीं, दूर दूर तक तार ही नहीं है, तो आप कैसे चलाएँगे मशीनें? तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं इंडस्ट्री के लिए। फिर आया हमारा पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री हैज़ अज्यूम्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस एज पेपर इज़ रिक्वायर्ड फॉर बुक्स, नोटबुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। ये कह रहे हैं जो पेपर इंडस्ट्रीज होती हैं बच्चों, उसे जो है एक बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री मानी जाती है, क्योंकि पेपर जो है हमारे किस लिए ज़रूरी होती है? इज़ रिक्वायर्ड फॉर बुक्स, बुक्स बनाने के लिए ज़रूरत होती है उसकी, नोटबुक बनाने के लिए जो हमारी कॉपी बनती हैं, हमारी मैगजीन्स होती हैं, न्यूज़पेपर बनते हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो भी हमारे पेपर से बनती हैं वो हमारी कौन सी इंडस्ट्रीज़ होती हैं? पेपर इंडस्ट्रीज़ में हमारे पेपर बनते हैं ना। तो फिर है यहाँ पर पेपर इज़ मेड फ्रॉम ग्रास और बैम्बू पल्प। पेपर बच्चों बनता किससे है? ग्रास से, घासों से बनता है, जो हमारी घास होती है उससे, और जो बैम्बू पल्प होते हैं, बैम्बू का जो छिलके होते हैं, पल्प होते हैं ना, उससे बनता है हमारा क्या? पेपर। मोस्ट ऑफ द पेपर मिल्स आर इन वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। और जो ज़्यादातर पेपर मिल हैं, पेपर की जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो पेपर की इंडस्ट्रीज़ हैं, वो ज़्यादातर कहाँ पर मौजूद हैं? वेस्ट बंगाल में मौजूद हैं और मध्य प्रदेश में मौजूद हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आया हमारा कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल इंडिया के अंदर कहाँ पर है? कॉटन टेक्सटाइल इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं इंडिया भी जो है वर्ल्ड के अंदर एक लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉटन टेक्सटाइल का वर्ल्ड के अंदर। मतलब काफ़ी अमाउंट में इंडिया के अंदर कॉटन टेक्सटाइल, जो हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके अंदर काफ़ी अमाउंट में कॉटन बनाया जाता है। तो जो है इंडिया का जो है काफ़ी बड़ा नाम है। जैसे बाकी काफ़ी मुल्क हैं, काफ़ी देश हैं जहाँ पर कॉटन की टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ मतलब जैसे माना जाता है, जैसे कि हमने कहा इंडिया है हमारा, तो इंडिया के अंदर लार्ज अमाउंट में कॉटन टेक्सटाइल हैं, लार्ज अमाउंट में कॉटन प्रोड्यूस होता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। दीज मिल्स आर लोकेटेड मोस्टली अराउंड मुंबई, कानपुर, मदुरई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, वाराणसी एंड पानीपत। अब ये ज़्यादातर जो कॉटन टेक्सटाइल हैं कहाँ पर मौजूद हैं बच्चों? ये जो है मुंबई के पास हैं, कानपुर में है, मदुरई में है, कोलकाता में है, अहमदाबाद में, बेंगलुरु, चेन्नई, वाराणसी और पानीपत। ये जगहों के मैंने नाम बताए जहाँ पर हमारी कॉटन टेक्सटाइल बनी हुई हैं, जिसके करीब हमारी कॉटन टेक्सटाइल मौजूद हैं। फिर आया हमारा शुगर मिल। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं जो इंडिया है हमारा वो दूसरे नंबर पे आता है जिसमें सबसे ज़्यादा चीनी बनाई जाती है, शुगर प्रोड्यूस की जाती है। मतलब पहले नंबर पे दूसरा कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा शुगर बनाई जाती है, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा शुगर बनाई जाती है वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, वो हमारा कौन सा है? इंडिया है। आफ्टर क्यूबा, पहले नंबर पे कौन है? क्यूबा। क्यूबा जो जगह है वहाँ पर सबसे ज़्यादा चीनी बनाई जाती है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो हमारा इंडिया आता है। शुगर मिल्स आर लोकेटेड इन द शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ। ये कह रहे हैं बच्चों शुगर मिल कहाँ पर मौजूद होती हैं? शुगर मिल वहाँ खोली जाती हैं जो आपने देखा होगा। अब चीनी बनाने के लिए आप अगर फैक्ट्री खोल लें तो उसके लिए गन्ने तो चाहिए, शुगर बनाने के लिए शुगर केन तो चाहिए। शुगर केन कहते हैं गन्ने, शुगर मतलब हमारी जो शक्कर होती है जो हम चाय में चीनी डालते हैं, तो वो शुगर बनाने के लिए अगर आपको शुगर केन चाहिए तो आप ऐसी जगह फैक्ट्री खोलेंगे जहाँ पर गन्नों की खेती होती हो। तो शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जहाँ पर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं जहाँ पर गन्नों की खेती होती है, ऐसी जगहों पर शुगर मिल दिखती हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश है हमारा, महाराष्ट्र है, बिहार है, पंजाब है, तमिलनाडु है, ये वो जगह है जहाँ पर गन्नों की खेती की जाती है। तो इनके करीब ही हमारे शुगर मिल्स खोले गए हैं कि वहाँ पर आराम से गन्ने मिल जाएंगे तो आराम से फैक्ट्रीज चल पाएगी, वरना अगर गन्ने नहीं होंगे तो चीनी कहाँ से बनेगी। फिर आया शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ में क्या है? पहला यहाँ पर देखिए, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ आर लोकेटेड इन कोची,
विशाखापट्टनम एंड मुंबई। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ जो है बच्चों कहाँ पर मौजूद हैं, कोची जगह है ये, विशाखापट्टनम भी जगह है, मुंबई भी जगह है, आपने सुनी होगी। तो इन तीनों जगहों पर हमारी जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर मौजूद हैं बच्चों। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ बच्चों मेनली देखा जाए तो वहाँ पर शिप बनाई जाती हैं। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ मतलब ही यही है कि शिप बनाने वाले इंडस्ट्री जहाँ पर शिप बनती हैं, तो ऐसी जगह पर बनेंगी जहाँ पर जिसके बराबर में समुंदर हो, ये मतलब नदियाँ हों। अब अगर हम यहाँ पर यूपी में बनाने लगे तो उसका यूपी में क्या काम, ठीक है, हम यूपी में थोड़ी ना नाव चलाएंगे सड़कों पर, ये जहाज़ चलाएंगे। तो ऐसी जगह पर हम, या अगर हम बना भी रहे हैं तो उसे ले जाना फिर समुंदर तक पहुंचाना या उसे नदियों तक पहुंचाना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो ऐसी जगहों पर बनाते हैं जहाँ पर किनारा हो। मुंबई है, जैसे विशाखापट्टनम है, कोची है, यहाँ पर ये जगह है जहाँ पर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री मौजूद हैं। द रेलवे लोकोमोटिव्स वैगन एंड कोच बिल्डिंग इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन चित्तरंजन, वाराणसी एंड जमशेदपुर। ये रेलवे लोकोमोटिव्स, वैगन और कोच बिल्डिंग इंडस्ट्री ये नाम हैं। ये तीनों कहाँ पर मौजूद हैं, एक चित्तरंजन है, वाराणसी है और जमशेदपुर है, इन जगहों पर मौजूद है। फिर आया बच्चों फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़। फर्टिलाइज़र क्या है, फर्टिलाइज़र आपने सुना होगा बच्चों, जैसे हम सुनते हैं ना खाद डालना, खेतों में खाद डालते हैं, तो हम जो खाद डालते हैं बच्चों वो होता है मैन्योर। मैन्योर में क्या होता है, जो हमारा नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है जिसे हम कहते हैं खाद, ऐसे ही हमारा केमिकल फर्टिलाइज़र्स होता है। उसमें क्या होता है बच्चों, कुछ केमिकल होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, वो खेतों में डाली जाती हैं इसलिए कि हमारी फसल अच्छी हो, ज़्यादा हो, वहाँ पर कीड़े ना लगें, पत्तों पे कीड़े ना हो, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो क्या करते हैं फसल को ख़राब करते हैं, तो उन्हें मारने के लिए फर्टिलाइज़र्स डाले जाते हैं, दवा। तो वो दवा कहाँ पर बनती है, तो ऐसे ही यहाँ पर लिखा है, देखिए केमिकल फर्टिलाइज़र आर नेसेसरी टू इंक्रीज अवर फार्म प्रोडक्शन। सबसे पहली बात, जो हमारे केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं बच्चों वो किस लिए ज़रूरी होते हैं, हमारे फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। जो हम खेती बाड़ी फसल वसल जो उगा रहे हैं, अपना जो खेती कर रहे हैं उसके प्रोडक्शन को, उसमें जो सामान उग रहा है उसे ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए हम फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं। द फर्टिलाइज़र प्लांट्स आर एट सिंदरी बिहार। फर्टिलाइज़र प्लांट्स कहाँ पर मौजूद है, बिहार में एक जगह है सिंदरी, वहाँ पर मौजूद है। नंगल ये पंजाब में मौजूद है। और गोरखपुर आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है हमारा गोरखपुर। कोटा राजस्थान में मौजूद है। कोटा तो हर कोई जानता है, कोटा की कोचिंग बहुत मशहूर है, ठीक है। तो कोटा राजस्थान में जगह है। और वडोदरा गुजरात में है। तोरम्बे ये महाराष्ट्र में है। एट मैनी अदर प्लेस, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में क्या बनता है, फर्टिलाइज़र बनाया जाता है। फर्टिलाइज़र क्यों बनाया जाता है कि जो हमारे जो खेत हैं उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो। और प्रोडक्शन ज़्यादा क्यों होगा, जब आपने देखा होगा किसी खेत में, आपने सुना होगा वहाँ पर कीड़े लगे हुए हैं, धान खराब कर देते हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्ट हैं, तो उन्हें मारने के लिए क्या करते हैं, दवाएं डाली जाती हैं, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जिसे हम कहते हैं। ऐसी फर्टिलाइज़र होता है जैसे कि अब कहीं की ज़मीन बंजर है, उसमें कोई हमारे पास मिनरल्स नहीं है, कोई उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं जिससे हमारा पेड़ नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो न्यूट्रिएंट्स वो प्रोवाइड कराता है फर्टिलाइज़र, वो मिलता फर्टिलाइज़र की मदद से उसमें पहुँचते हैं। फिर हमारा हैवी इलेक्ट्रिकल्स मतलब जो हैवी इलेक्ट्रिकल सामान बनाते हैं, जैसे है यहाँ पर द भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी BHEL मेक्स टरबाइंस एंड जनरेटर। ये क्या बनाते हैं बच्चों, ये टरबाइंस बनाते हैं और जनरेटर्स बनाते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े पंखे कहीं पर लगे होते हैं, ठीक है, जो कि घूमते रहते हैं हवा से, उससे बिजली बनती है, उसे हम कहते हैं टरबाइन। तो वो जो टरबाइंस हैं और जो जनरेटर्स हैं बड़े बड़े, वो कहाँ बनती है, हैवी इलेक्ट्रिकल जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, मतलब जो इंडस्ट्री हैं, जैसे कि यहाँ पर नाम दिया है BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। दिस इंडस्ट्री इज़ सेट अप एट हरिद्वार इन उत्तराखंड एंड भोपाल इन मध्य प्रदेश। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये कहाँ पर मौजूद हैं, हरिद्वार जो हमारा उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड जो है हमारा हरिद्वार वहाँ पर जगह है, वहाँ पर है एक, और भोपाल यानी जो हमारा मध्य प्रदेश के अंदर मौजूद है वहाँ पर है एक। फिर पेज नंबर 72 ओपन कर लिए बच्चों, नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पर बच्चों हमारी रीडिंग तो कंप्लीट हो गई, हमारी एक्सरसाइज बाकी हैं, तो 1 बाय 1 हम एक्सरसाइज करेंगे। पहला क्या है बच्चों इसका, टेक द करेक्ट ऑप्शंस। तो पहले चलिए टेक द करेक्ट ऑप्शंस करते हैं। ये किस में करना है आपको बच्चों, ये बुक में करना है। ऐसे हमारा फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी बुक में करना है। उसके बाद यहाँ पर ट्रू फॉल्स है नेक्स्ट पेज पे, ये भी बुक में, हमारा मैच द फॉलोइंग भी बुक में। बस हमारा जो लास्ट बचेगा आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये किस में करना है बच्चों, ये आपको करना है कॉपी में। तो सिर्फ और सिर्फ आप इस पे यहीं लिख लिए कॉपी, इन कॉपी। बाकी हमारा जितना भी है वो किस में करना है, हमें बुक में। चलिए पहले आ जाते हैं हम टिक द करेक्ट ऑप्शंस पे और 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है बच्चों इसका, इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ। ये बताइए इंडिया जो है वर्ल्ड के हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, कॉटन का, शुगर का या जूट का। मैंने बताया था कूबा के बाद सबसे पहले नंबर पे आता है कूबा, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो चीनी बनाता है पूरे वर्ल्ड में, वो सबसे ज़्यादा चीनी बनाने के उसमें आता है, वो है हमारा इंडिया। क्या बनाता है, शुगर के मामले में इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में।
ये क्या हुआ, शुगर हो गया इसका, बी पर आप यहाँ पर टिक कर दिए। फिर सेकंड है बच्चों, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज़ नीडेड टू रन द डैश इंडस्ट्रीज़, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, कॉटेज। या ये कह रहे हैं बच्चों जो हमारी खूब सारा पैसा चाहिए होता है किस तरीके की इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, या हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसे। तो मैंने बताया कॉटेज इंडस्ट्रीज़ घरों में ही लोग बाग खोल लेते हैं तो वो छोटी होती हैं, इतना पैसा नहीं चाहिए होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में इतना नहीं चाहिए होता है, मगर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में हद से ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, क्योंकि इतनी बड़ी जगह पहले ख़रीदना, फिर उसके ऊपर अपनी इंडस्ट्री बनाना, तैयार कराना फैक्ट्री, फिर उसमें पेट्रोल का खर्चा, डीजल का खर्चा, मशीनों का खर्चा, हर महीने मशीनों की रिपेयरिंग कराना, इतने हाईली एजुकेटेड पढ़े हुए इंजीनियर हो उसे फिर उन्हें पैसा देना। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो वहाँ कर वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं, उन्हें पैसा देना, ठीक है। और वहाँ पर सामान जा रहा है ट्रैक्टर से, सामान आ रहा है ट्रैक्टर से और टैंकर से, तो उन्हें पैसा देना, उसका पैसा देना। इसके लिए क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। तो वो ह्यूज अमाउंट जो मनी यूज़ होता है वो किस चलाने के लिए, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए यूज़ होता है। तो इसका हो गया सेकेंड का ऑप्शन नंबर ए पहला हो गया इसका, ठीक है, ए पर टिक कर दिए। थर्ड है हमारा द भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी BHEL मेक्स, जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL जो हमारी मशीनरी इंडस्ट्रीज़ है, ये क्या बनाती है बच्चों, ये टरबाइंस बनाती है। क्या टेक्सटाइल नहीं बनाती, ना ही पेपर बनाती है, क्या बनाती है, टरबाइंस बनाती है, टरबाइंस। और जो हमारे जनरेटर्स होते हैं जो बड़े बड़े, ऐसी मशीन से बनाती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टरबाइंस, बी पर आप यहाँ पर टिक कर दिए। फोर्थ है बच्चों, टॉय मेकिंग कम्स अंडर, ये कह रहे हैं जो हमारी टॉय मेकिंग इंडस्ट्री होती है बच्चों वो किसके अंडर में आती है। मतलब अगर हम टॉय मेकिंग इंडस्ट्री कहें, कहीं पर खिलौने बन रहे हैं बच्चों, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहेंगे, लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहेंगे, या कॉटेज इंडस्ट्री कहेंगे। तो बच्चों देखो, टॉय मेकिंग को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। आपने देखा होगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं, लार्ज स्केल नहीं, मतलब लार्ज स्केल में तो टॉय खिलौने बनते नहीं हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में भी कार के पार्ट्स, लोहे के पार्ट्स, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। मगर जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, जो घरों में दुकानें, घरों में जो लोग बाग इंडस्ट्रीज़ खोले होते हैं, 3-4 घर के बराबर के छोटे मोटे इंडस्ट्रीज़, उसमें हम जिसे हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं, वहाँ पर खिलौने बनते हैं। तो जो हमारी टॉय मेकिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो हम कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में उसे कह सकते हैं। किस में आ जाती है वो, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में आ जाती है। तो सी ऑप्शन इसका ठीक है, सी पर आप यहाँ पर टिक कर दिए। ओके स्टूडेंट, पहले का हमारा बी, दूसरे का ए, तीसरे का हमारा बी, चौथे का हमारा सी, ये सारे ऑप्शन आप टिक कर दिए। उसके बाद आते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्या है बच्चों, पहले हेडिंग देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स। इन हेल्प बॉक्स को यूज़ करके आपको ये ब्लैंक्स फिल कर देने हैं। पहला है सिंपल मशीन आर यूज़ इन डैश इंडस्ट्रीज, ये कह रहे हैं सिंपल मशीन हम किस इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं बच्चों, कॉटेज इंडस्ट्री में। कौन सी, कॉटेज इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं सिंपल मशीन। जो छोटी मोटी मशीनें हम यूज़ करते हैं कहाँ पर, कॉटेज इंडस्ट्री में, COTTAGE, कॉटेज। फिर सेकंड है लार्ज स्केल इंडस्ट्री एम्प्लॉय अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स। कौन सी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर जो है एम्प्लॉय जो है बहुत ज़्यादा नंबर्स में होते हैं, लार्ज स्केल। कौन सी, डैश इंडस्ट्रीज़ एम्प्लॉय अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब वर्कर्स, ज़्यादातर लोग काम करने के लिए कहाँ चाहिए होते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में। तो यहाँ पर हो गया लार्ज स्केल, LARGE, लार्ज, SCALE, स्केल। फिर तीसरा है डैश में बी प्रोवाइडेड बाय डीजल, पेट्रोल, कोल, ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी चीज़ जो है हम डीजल के ज़रिए, पेट्रोल के ज़रिए, कोल के ज़रिए, ऑयल के ज़रिए या इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए हम जो है इंडस्ट्री को पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं हम, उसे क्या प्रोवाइड कराते हैं, पावर जो हमें मिलती है मशीनें चलाने के लिए, सारी जो हमारी पावर्स मिलती हैं कहाँ से मिलती है, डीजल से, पेट्रोल से, कोल से, ऑयल से और इलेक्ट्रिसिटी से। तो इसमें आएगा पावर, POWER, पावर। फिर यहाँ पर है नेक्स्ट हमारा चौथा, डैश आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। बच्चों कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि हम अर्थ से, ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करके खोद कर निकालते हैं, तो वो कौन सी चीज़ होती है, मिनरल होती है। क्या, मिनरल। तो चौथा हो गया हमारा मिनरल, MINERAL, मिनरल्स, MINERALS, मिनरल्स। फिर पांचवा हमारा डैश इज़ रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग लैंड एंड मशीनरी। ये कह रहे हैं किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ज़मीन खरीदने के लिए और मशीन खरीदने के लिए। अगर आप इंडस्ट्री चलाना चाह रहे हैं तो उसके लिए पैसा चाहिए होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कैपिटल, CAPITAL, कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग लैंड एंड मशीनरी। तो यहाँ पर लिख ली कैपिटल। पहला है हमारा बच्चों कॉटेज, दूसरा है हमारा लार्ज स्केल, तीसरा है हमारा पावर, उसके बाद हमारा मिनरल्स, उसके बाद हमारा कैपिटल्स। ये हमारी फिल इन द ब्लैंक्स हो गई। चलिए अब इसके ट्रू फॉल्स पे आ जाइए बच्चों। ट्रू फॉल्स देखते हैं हम अपना। ट्रू फॉल्स में पहला देखिए बच्चों, यहाँ पर
फर्स्ट यहाँ पर देखिए, इंडस्ट्रीज़ कैन बी रन विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ये कह रहे हैं बिना इंसान के रिसोर्स की मदद से, बिना इंसानों की मदद से जो है इंडस्ट्रीज़ जो है चल सकती है। तो ऐसा हो सकता है कभी कि कोई इंसान काम ना कर रहा हो और इंडस्ट्रीज़ चल रही हो? तो ऐसा नहीं हो सकता बच्चों। अगर हम मशीनों की मदद से भी इंडस्ट्रीज़ चला रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में कोई भी सामान, अगर फैक्ट्री में कोई भी इंडस्ट्री में अगर हम सामान बना रहे हैं, चलो मशीनों की मदद से बना रहे हैं, हमने कहा मान लिया, मगर उन मशीनों को चलाने के लिए तो कोई ना कोई होना चाहिए। तो उसे कौन चाहिए? इंसान चाहिए। तो बिना इंसान के तो कोई इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती है। मगर ये क्या कह रहे हैं? इंडस्ट्रीज चल सकती हैं। तो ये क्या है? गलत हो गया है। पहला क्या हो गया? फॉल्स। तो यहाँ पर एफ लिख दिए। सेकंड है बच्चों, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ आर लोकेटेड एट सूरत एंड अहमदाबाद। ये कह रहे हैं जो हमारी आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं? हमारी सूरत और अहमदाबाद में मौजूद हैं। कहाँ पर? सूरत और अहमदाबाद। तो हमने अभी देखा यहाँ पर बच्चों, आपको पीछे एग्जाम्पल बताई थी, जल्दी से आप यहाँ पर देखिए। आयरन और स्टील इंडस्ट्री ना कि यहाँ पर भिलाई, दुर्गापुर, रूरकेला और बोकारो में मौजूद है, ना कि सूरत और यहाँ पर जो दी हैं इसमें नहीं मौजूद है। ठीक है, सूरत और अहमदाबाद में नहीं है कोई भी आयरन और स्टील इंडस्ट्री। तो ये क्या हो गया? हमारा फॉल्स हो गया। तो यहाँ पर भी आप एफ लिख दिए। फिर थर्ड है हमारा, केमिकल फर्टिलाइजर्स आर नेसेसरी टू इंक्रीज़ आवर फार्म प्रोडक्शन। ये कह रहे हैं जो हमारे केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं उसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है, वो इसलिए ज़रूरी होते हैं, किस लिए? कि हमारा जो फार्म प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो पाए। हमारे फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र ज़रूरी होता है। तो बिल्कुल सही बात है, हम केमिकल फर्टिलाइज़र इसीलिए हम यूज़ करते हैं कि हमारा जो खेती हो रही है, हम जो खेती कर रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ज़्यादा अनाज उगे, ज़्यादा गल्ला हो गया। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं? केमिकल फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो यहाँ पर आप टी लिख दिए। फोर्थ क्या है बच्चों? ट्रांसपोर्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द वर्किंग ऑफ इंडस्ट्रीज़। ये कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडस्ट्रीज़ के काम में। मतलब ये कह रहे हैं अगर ट्रांसपोर्ट ना हो तो हमारी इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी नुकसान होगा। तो बिल्कुल सही सी बात है। अगर बच्चों ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होता तो हमारी इंडस्ट्रीज़ तो चल ही नहीं पाती मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर हम ट्रांसपोर्ट नहीं होता, हमारा ट्रक नहीं होते हमारे पास, रेलवेज़ नहीं होती, ठीक है, बड़ी बड़ी शिप नहीं होती, तो हम सामान कैसे ले जाते एक जगह से दूसरे जगह, कैसे पहुँचाते? तो ये क्या हो गया? बिल्कुल ट्रू बात है, ये सही बात है, ये टी है। यहाँ पर आप चौथे में भी टी लिख दिए। फिफ्थ है हमारा, पांचवा है हमारा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ आर एट गुड़गांव एंड पुणे। ये कह रहे हैं जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है वो कहाँ पर मौजूद है? गुड़गांव और पुणे में मौजूद है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मैंने भी बताया था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ का, यहाँ पर देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर है? गुड़गांव, चेन्नई और पुणे। तो गुड़गांव और पुणे की कह रहे हैं ये, तो बिल्कुल सही बात है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर मौजूद है? हमारी गुड़गांव में, चेन्नई में और पुणे में। तो दो के तो नाम दिए ही ना यहाँ पर, तो ये बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ पर भी ट्रू लिख दिए। पहला फॉल्स, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू, चौथा ट्रू, पाँचवा ट्रू। ठीक है, फिर एफ एफ, ट्रू, टी टी टी। अब आ जाते हैं हम मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी। हमें कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है, इन्हें मैच करना है, यानी मैच द फॉलोइंग है हमारी। पहला क्या है? आयरन एंड स्टील प्लांट। बच्चों आयरन एंड स्टील प्लांट कहाँ पर मौजूद है? हमारा ये मौजूद है बोकारो में। बोकारो, मुंबई, उत्तर प्रदेश, पुणे, चार आपको दिए हैं। चारों में से बोकारो ऐसी जगह है जहाँ पर हमारा आयरन और स्टील इस प्लांट मौजूद है। तो सी हो गया हमारा फर्स्ट का। फर्स्ट का क्या हो गया? सी। तो आप इसे मैच करना चाह रहे हैं, मैच कर दिए, वरना सी के आगे नंबर लिख दिए। हमने तो सी के आगे फर्स्ट लिख दिया है। फिर हमारा सेकंड है बच्चों, कॉटन टेक्सटाइल। जो कॉटन टेक्सटाइल है बच्चों वो कहाँ पर मौजूद है? अब देखो बोकारो तो हमारा पहले वाले के साथ चला गया, अब ये बचा ए, बी और डी। ए, बी और डी में से हमारा जो मुंबई है वहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल हमारी मौजूद है। तो ए के सामने लिख दिए 2। ठीक है, अब हमारा बचा उत्तर प्रदेश और पुणे। तो उत्तर प्रदेश और पुणे में से इन दोनों के आंसर देखने हैं हमें। थर्ड है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो बच्चों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मैंने जैसे बताया था अभी कहाँ पर मौजूद है? गुड़गांव, पुणे। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहाँ पर मौजूद है? पुणे में। तो ये हो गया ऑप्शन, इसका हमारा मतलब डी हो गया। थर्ड का क्या हो गया? डी हो गया। तो डी के आगे 3 लिख दिए। अब आखिरी बचा है हमारा बी, तो यही होगा हमारा चौथा। शुगर मिल, जैसे कि बताया था हमने, कहाँ पर है? हमारे उत्तर प्रदेश में शुगर मिल मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिए 4। ए के आगे लिखिए 2, बी के आगे 4, सी के आगे 1, डी के आगे 3। आप मैच करना चाह रहे तो लाइन से मैच कर दिए, वरना हमने तो नंबर लिख दिया है कि ज़्यादा गंदा ना लगे। चलिए बच्चों, अब आ जाते हैं हम अपने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पे, जो कि हमने बच्चों किस में कर रखा है? ये अपनी कॉपी में कर रखा है। आपको 1 बाय 1 हम इसे आपको कराएंगे। ठीक है, आपको किस में करना है? ये कॉपी में करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर बड़ा बड़ा लिख दिया है इन कॉपी। चलिए मैं आपको इसका आंसर्स दिखा देता हूँ कॉपी के अंदर। कॉपी के अंदर मैंने ये सारा काम कर रखा है बच्चों। तो मैं जो ये कर रखा है मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स आपको दिखाऊंगा, आप 1 बाय 1 उसे कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमने ये कॉपी में पूरा कर रखा है। और हाँ बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट बात, हमने ये पेन से करा है, आपको नहीं करना है। आपको किससे करना है? आपको पेंसिल ही यूज़ करनी है। आपको किससे करना है? इस पेंसिल से।
मतलब ये जो हमारी पेंसिल होती है इससे करना है आपको, ना कि पेन से करना है। मैंने पेन से इसलिए किया है कि बच्चों आपको वीडियो में क्लियरली नज़र आ जाए, साफ साफ नज़र आ जाए, इसलिए, ना कि इसलिए किया है कि आपको भी करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये पेन तो छूना ही नहीं है आपको, ये सारा काम जो मैंने पेन से किया है ये आपको पेंसिल से करना है। ठीक है, अब फिर से बता रहा हूँ आपको सारा काम कैसे करना है, पेंसिल से, और कैसे करना है वो सारा मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो पहले क्या लिखेंगे बच्चों, आप अपनी पेंसिल उठाएंगे और पेंसिल से ही लिखना शुरू करेंगे। पहले लिखेंगे पार्ट नंबर, पार्ट कौन सा है हमारा 11 है, पार्ट लिखेंगे। यहाँ पर डेट का ऑप्शन है, तो डेट आपको कौन सी लिखनी है, वही डेट लिखिएगा जो आप अपने बुक में लिखेंगे। किस दिन की, मतलब जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर आए उस दिन की यहाँ पर तारीख लिख दिएगा। चैप्टर कौन सा है हमारा, चैप्टर 11 है, चैप्टर यहाँ पर 11 लिख दिए। उसके बाद हमारा चैप्टर का नाम क्या है, आवर इंडस्ट्री, तो यहाँ पर आवर इंडस्ट्री लिख दिया हमने। उसके बाद हमने हेडिंग लिखी यहाँ पर आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन लिखने के बाद हमारी हेडिंग है ना आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, देखिए व्हाट आर द फैक्टरीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ एन इंडस्ट्री, सॉरी व्हाट आर द फैक्टर्स, ये कह रहे हैं कौन कौन से फैक्टर हैं बच्चों जो कि हमारे इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए डिपेंड करते हैं, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पर हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ डिपेंड करती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने यहाँ पर पहले उतार लिया, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ एन इंडस्ट्री, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद एक लाइन छोड़ के आंसर नंबर फर्स्ट। और ये जो मैंने सारा पेन से कर रखा है आपको ये पेंसिल से करना है। ठीक है, तो आंसर नंबर फर्स्ट, द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री आर, पहला फैक्टर, पहला क्या है फैक्टर हमारा, रॉ मटेरियल। क्या मैंने बताया था यहाँ पर, पहला फैक्टर रॉ मटेरियल। फिर ये बच्चों 2 लिखा है, नंबर 2 लिखा है यहाँ पर, छोटा सा जगह कम थी तुमने यहाँ पर ऐसे 2 लिख दिया है। दूसरा फैक्टर है हमारा पावर, फिर कॉमा, तीसरा फैक्टर है हमारा मशीनरी, फिर चौथा फैक्टर है हमारा ह्यूमन रिसोर्स, पांचवा क्या है हमारा, मनी और कैपिटल, फिर छठा है हमारा ट्रांसपोर्ट। सबकी स्पेलिंग आपकी बुक में लिखी है, तभी मैं बता दे रहा हूँ। पहला है हमारा रॉ मटेरियल, MATERIAL मटेरियल, दूसरा है हमारा पावर, POWER पावर, तीसरा है मशीनरी, MACHINERY मशीनरी, चौथा क्या है हमारा ह्यूमन रिसोर्स, HUMAN ह्यूमन, RESOURCE रिसोर्स, पांचवा क्या है मनी और कैपिटल, MONEY मनी और COPITAL कैपिटल, मनी और पैसे को हम कैपिटल भी कह देते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट, TRANS ट्रांस PORT ट्रांसपोर्ट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया बच्चों। अब जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट बिटवीन लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में डिफरेंशिएट करना है कि लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता है बच्चों। तो जल्दी से यहाँ पर क्वेश्चन उतार लिए अपने बुक कॉपी में, बुक से देखिए कॉपी में उतारिए। पहले हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 उतार रखा है, देखिए डिफरेंशिएट बिटवीन लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये मैंने क्वेश्चन उतार लिया। ठीक है, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर उतार लिया है, डिफरेंशिएट बिटवीन लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। उसके बाद देखिए बच्चों मेरा यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है, आंसर नंबर 2 मैंने यहीं से स्टार्ट किया है। यहाँ से देखिए लार्ज स्केल इंडस्ट्री, फिर उसके बाद ऐसे पॉइंट लगा के अब ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री के बारे में यहाँ से मैंने लिखना शुरू किया है बच्चों। थोड़ा सा आंसर बड़ा होगा क्योंकि इसमें 2 इंडस्ट्रीज़ के बारे में पूछ लिया है, मतलब 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया है। पहला एक हमारा लार्ज स्केल का भी इसी में पूछ लिया और स्मॉल स्केल का भी पूछ लिया, तो दोनों के बारे में बताना पड़ेगा। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा लार्ज स्केल इंडस्ट्री। यहाँ पर है व्हेन आ वेरी लार्ज नंबर, क्या व्हेन आ वेरी लार्ज नंबर। इसके बाद व्हेन आ वेरी लार्ज नंबर के बाद नेक्स्ट पेज पे इसका है व्हेन आ वेरी लार्ज नंबर के बाद नेक्स्ट पेज ओपन करिए यहाँ पर, when a very large number of workers work in big factories, FACTORIES workers work in a big factories। ठीक है, ये फैक्ट्रीज लिखा है, फैक्ट्रीज सच एज स्टील प्लांट, ऑयल रिफाइनरीज, सीमेंट प्लांट्स, फर्टिलाइजर्स, माइंस एंड मिनरल्स, इट इज़ कॉल्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। यहाँ तक तो हमारा लार्ज स्केल इंडस्ट्री की डेफिनेशन हो गई, इट इज़ कॉल्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। यहाँ तक हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री की हो गई। अब देखिए मैंने यहाँ पर फिर लिखा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, फिर इसके बारे में यहाँ पर पॉइंट लगा के इसके बारे में लिखा है हमने यहाँ से, व्हेन मोर पीपल वर्क इन अ स्मॉल फैक्ट्रीज एंड यूज स्मॉल मशीन्स आर एंड प्रोड्यूस गुड्स, इट इज़ कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। यहाँ तक हमारा हो गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर इसका आंसर कंप्लीट हो गया है बच्चों। ठीक है, एक बार फिर से देख लिए जल्दी से, यहाँ से स्टार्ट है, पहले लार्ज स्केल इंडस्ट्री का यहाँ से स्टार्ट है व्हेन अ वेरी लार्ज नंबर से लेकर, फिर नेक्स्ट पेज पे व्हेन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्क से लेकर पूरा यहाँ तक। उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यहाँ से लिखा मैंने व्हेन मोर पीपल वर्क इन स्मॉल फैक्ट्री से लेकर पूरा यहाँ तक इंडस्ट्री तक। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ये हमारा पहले हम बुक में देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। देखिए व्हाट डू यू मीन बाय कॉटेज इंडस्ट्री। आपको कॉटेज इंडस्ट्री से क्या समझ में आता है, कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा मैंने व्हाट डू यू मीन बाय कॉटेज इंडस्ट्री, क्वेश्चन मार्क, एक लाइन छोड़ के आंसर लिखा हमने। दीज आर वेरी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नॉर्मली रन फ्रॉम वंस होम, few people are required to run them, handloom, weaving wool, weaving
सॉरी हैंडलूम वीविंग, वूल, खादी, बैंगल मेकिंग, बास्केट मेकिंग, लेदर गुड्स, ठीक है। लेदर गुड्स के बाद नेक्स्ट पेज पे, लेदर गुड्स के बाद नेक्स्ट पेज पे शॉल्स, ब्लैंकेट्स, हैंडीक्राफ्ट्स आइटम्स एक्सेट्रा, सबके बीच में कॉमा है, आप देख लीजिएगा जहाँ जहाँ मैंने कॉमा लगाया, एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़। ये हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की एग्जाम्पल हो गई कुछ। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये बड़ा क्वेश्चन है, 1 बाय 1 इसे भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या बच्चों हमारा, पहले आप अपनी बुक में देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 ABCDE 5 क्वेश्चन हैं एक ही क्वेश्चन में, इन पर हमें नोट लिखना है। पहले आयरन और स्टील प्लांट के बारे में बताना है, फिर कॉटन टेक्सटाइल के बारे में लिखना है हमें, शुगर मिल के बारे में लिखना है, फिर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में लिखना है, फिर हमारा हैवी इलेक्ट्रिकल्स के बारे में लिखना है। ये 5 चैप्टर आपके हैं, मतलब 5 अलग अलग पॉइंट हैं। अगर आपकी ये एग्जाम में आएगा बच्चों तो ये पाँचों एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट लिखा होगा, या तो फिर खाली आयरन और स्टील प्लांट लिखा होगा, या शुगर मिल होगा, या हो सकता है कोई दो हो इन दोनों में से, ये पांचों एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। आपको आयरन एंड स्टील प्लांट का अलग याद करना है, कॉटन का अलग याद करना है, शुगर मिल का अलग याद करना है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ का अलग याद करना है, और हैवी इलेक्ट्रिकल्स का अलग याद करना है। वो सारे हम यहाँ पर लिखवा देंगे ABCD करके, ABCDE करके। तो आपको ABCDE करके अलग अलग आंसर लिखना है। ये मत सोचिएगा कि खाली क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा आंसर है, ठीक है। अगर मैं एग्जाम में देते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में लिखो, तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में जो आपने पढ़ा है वो लिखिएगा। इसी तरह से अगर कॉटन टेक्सटाइल के ऊपर नोट लिखने को आया तो खाली कॉटन टेक्सटाइल वाला लिखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। देखिए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, पहला हमारा आयरन एंड स्टील प्लांट, दूसरा हमारा कॉटन टेक्सटाइल, तीसरा हमारा शुगर मिल, चौथा हमारा शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, पांचवा हमारा मतलब ई है हमारा हैवी इलेक्ट्रिकल्स। तो क्वेश्चन आंसर नंबर 4 का ए है हमारा। ए हमारा क्या है, आयरन एंड स्टील प्लांट। आयरन एंड स्टील प्लांट ही तो है, आयरन और स्टील प्लांट, तो ये हमने लिखा, इसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे हम। सबको आपको अलग अलग याद करना है। पहला हमारा आयरन और स्टील प्लांट के बारे में नोट लिखना है। नोट में हमें हर इंपॉर्टेंट चीज़ लिखनी होती है, कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते, इसलिए आंसर बड़े होते हैं नोट के। Iron and steel industry is a very important industry. It produce iron and steel of which heavy machines are made. Major iron and देखिए यहाँ तक तो डेफिनेशंस हो गई। अब ये खाली एग्जाम्पल हैं, आपको एग्जाम्पल 4 नाम हैं, खाली ये याद करने। यहाँ तक तो यहाँ पर डेफिनेशन खत्म हो गई आपकी। यहाँ पर अब एग्जाम्पल है, मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट्स आर फाउंड एट भिलई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, बोकारो झारखंड और रुरकीला उड़ीसा। ये आपका आयरन एंड स्टील प्लांट का नोट हो गया पूरा, ठीक है। नोट्स लिखना मतलब उसके बारे में बताना। अब हमारा बी है हमारा कॉटेज टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल। यहाँ पर फिर हमने कॉटन टेक्सटाइल के बारे में पूरा लिखा। देखिए, इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन द वर्ल्ड। दीज मिल्स आर लोकेटेड मोस्टली अराउंड मुंबई, कानपुर। देखिए यहाँ तक तो आपकी वर्ल्ड तक आपकी डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ से आपकी एग्जाम्पल हैं कहाँ कहाँ मौजूद हैं। दीज मिल्स आर लोकेटेड मोस्टली अराउंड मुंबई, कानपुर, मदुरई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, वाराणसी एंड पानीपत। ज़रूरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ 10 एग्जाम्पल हैं, 10 जगह हैं, तो 10 याद करिए। 10 याद करिए, 10 याद करना ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि अगर आप 10 याद करेंगे तो एग्जाम में आपको हो सकता है 5 ही याद रहें, तो कम से कम 5 तो लिख पाएंगे, ठीक है। अगर 5 याद कर रहे हैं तो उसमें से 2 याद रहे, 3 भूल गए, तो आपको फिर लिखने नहीं आएगा वहाँ पर। तो सारे याद करिए, उसमें से 1-2 आपके दिमाग से निकल भी जाएंगे, तो आप कम से कम 10 याद हैं तो 6 तो लिखेंगे, 8 तो लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ से तो खाली ये एग्जाम्पल है इसकी। फिर हमारा तीसरा है शुगर मिल। शुगर मिल के बारे में लिखना है यहाँ पर। अब शुगर मिल के ऊपर नोट लिखना है। तो हमें पता है इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड आफ्टर क्यूबा। उसके बाद यहाँ तक मैंने डेफिनेशन खत्म कर दी। फिर यहाँ से लिखा है शुगर मिल आर लोकेटेड इन द शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब एंड तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा बस यहाँ पर जो लाइन बढ़ रही है ना आपकी, जो आपको बड़ा देखने में लग रहा है, ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि इसके एग्जाम्पल ज़्यादा हैं, ठीक है। बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। फिर हमारा डी आया, यानी चौथा आया हमारा बच्चों शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। ये कहाँ पर मौजूद है, ये मतलब ये कैसी है और क्या है इसमें। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ आर लोकेटेड इन कोची, विशाखापट्टनम एंड मुंबई। बस इतना ही है इसमें, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। फिर नेक्स्ट पेज ओपन करिए। यहाँ पर इसका आखिरी हमारा हैवी इलेक्ट्रिकल्स लास्ट बचा हुआ है। हैवी इलेक्ट्रिकल्स के ऊपर लिखना है द भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL मेक्स टर्बाइंस एंड इसके बाद बच्चों यहाँ पर जनरेटर है हमारा, ये थोड़ा ख़राब हो गया तो अभी ये हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर जनरेटर्स। देखिए हमने यहाँ पर अभी पढ़ाया था आपको, यहाँ पर देखिए BHEL क्या बनाती है, जनरेटर्स और टर्बाइंस बनाती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टर्बाइंस एंड क्या बनाती है और साथ में जनरेटर्स। तो ये हमारा जनरेटर्स आप यहाँ पर लिख दिए। यहाँ तक हमारा हो गया
भारत इसकी हैवी इलेक्ट्रिकल्स की यहाँ तक डेफिनेशन हो गई, यहाँ तक खत्म हो गया। उसके बाद ये अब एग्जाम्पल है, बस देखिए एग्जाम्पल ही तो है। दिस इंडस्ट्री इज सेटअप एट हरिद्वार, एक हरिद्वार इन उत्तराखंड एंड भोपाल इन मध्य प्रदेश। बस हमारा ख़त्म आंसर। तो आंसर नंबर ई भी ख़त्म बच्चों। तो ये जो मैंने अभी आपको एक्सरसाइज कराई है बच्चों, ये आप ये मत समझिएगा कि आंसर नंबर 4 तो बहुत ही बड़ा है, 5 क्वेश्चन है इसके अंदर। तो अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आपको ऐसे नहीं करना है याद कि सारे के सारे एक ही आंसर समझ के याद कर रहे हैं। आपको सिर्फ आयरन एंड स्टील प्लांट के ऊपर लिखना है। एग्ज़ाम में कैसे लिखा हुआ आएगा, एग्ज़ाम में लिखा हुआ आ जाएगा कि आयरन और स्टील प्लांट के बारे में लिखिए। तो आप आयरन और स्टील प्लांट का जो भी हमने लिखवाया है वो याद कर लिए। कॉटन एंड टेक्सटाइल के बारे में जो हमने लिखवाया है वो अलग याद कर लिए। शुगर मिल के बारे में हमने लिखवाया, वो शुगर मिल के बारे में याद कर लिए। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ का लिखवाया, वो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए याद करिए। हैवी इलेक्ट्रिकल्स का लिखवाया, वो हैवी इलेक्ट्रिकल्स का लिखिए। अब एग्ज़ाम में जब आएगा तो इन पाँचों में से कोई भी 2 आ सकते हैं, कोई भी एक आ सकता है, ठीक है। 3 आ सकते हैं, कह दिया जा सकता है कि 3 में से कोई एक पर नोट लिखिए। दिए हुए जो हमारे क्वेश्चंस हैं इसमें जो टॉपिक हैं इसमें से 2 में से किसी एक पर नोट लिखिए। तो आपने सबके बारे में जब पढ़ रखा होगा अलग अलग, तो किसी एक के बारे में तो लिख ही पाएंगे। तो इसी तरीके से आपको ये एग्ज़ाम में मतलब क्वेश्चन जब आएंगे तो आएंगे, ठीक है। सारे नहीं आएंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन कोई नहीं देता है। इतना बड़ा अगर कोई देगा लिखने को तो पूरा 20 नंबर का तो यही हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमारा चैप्टर अलग है, दूसरा है, ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। तो चलिए जल्दी से इसके कंटेंट पे आ जाइए, हम आपको सिलेबस बताते हैं इसका। तो यहाँ देखिए बच्चों, जैसे कि हमने आपको सिलेबस बताया था कि हमारे PE2 में 4 चैप्टर हैं, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12। चैप्टर 9 हम पार्ट 9 में कर चुके हैं, चैप्टर 10 हमारा पार्ट 10 में हो चुका है। चैप्टर 11 आवर इंडस्ट्री जो कि हमने बिल्कुल अभी के अभी किया है। क्या पार्ट 11 में जो कि अभी हमने किया है वो क्या है हमारा चैप्टर नंबर 11 आवर इंडस्ट्री। अब नेक्स्ट टाइम हम करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 12। क्या है चैप्टर नंबर 12 हमारा? आवर मिनरल रिसोर्सेज। क्या? आवर मिनरल रिसोर्सेज, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। ओके स्टूडेंट्स, जो मैंने सारी एक्सरसाइज कराई हैं आपको वो सब कंप्लीट करिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।